नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत ठाकुर और किस्सा कहानी पर एक जासूसी कहानी सुना रहा हूं। सीरीज है ब्योमकेश बख्शी की और इस कहानी का नाम है ग्रामोफोन पिन का रहस्य। ब्योमकेश ने सुबह का अखबार अच्छे से तह करके एक ओर रख दिया। उसके बाद अपनी कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर सूरज चमक रहा था। फरवरी की सुबह थी। न कोहरा न बादल, आसमान दूर दूर तक नीला था। हम लोग घर की दूसरी मंजिल में रहते थे। ड्राइंग रूम की खिड़की से शहर की आपाधापी और ऊपर खुला आसमान साफ दिखाई देता था। नीचे तरह तरह के ट्रैफिक की आवाजों से पता चलता था कि शहर रोजाना के शोर शराबे के लिए जाग रहा है। नीचे हैरिसन रोड का शोरगुल बढ़कर आकाश तक कुलांचे मारने लग गया था, क्योंकि पक्षियों की चहचहाहट आसमान में उड़ने लगी थी। ऊपर दूर तक कबूतरों की कतारें उड़ती दिखाई दी, लगा जैसे वे सूरज के इर्द गिर्द घेरा बनाना चाह रहे हों। सुबह के 8 बजे थे। हम दोनों नाश्ता करके आराम से अखबार के पन्ने उलट रहे थे, इस आस में कि कोई दिलचस्प समाचार दिखाई दे रहे। ब्योमकेश ने खिड़की से हटने के बाद कहा, तुमने वो अजीब विज्ञापन देखा जो कुछ दिनों से बराबर छप रहा है? मैंने उत्तर दिया, नहीं, मैं विज्ञापन नहीं पढ़ता। आश्चर्य से देखते हुए ब्योमकेश बोले, तुम विज्ञापन नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हो? अरे हर एक व्यक्ति समाचार पढ़ता है तो वही पढ़ता हूं। दूसरे शब्दों में वो कहानियां जैसे मंचूरिया में कोई व्यक्ति है जिसकी उंगली से खून बहता है, या फिर ब्राजील में एक महिला के 3 बच्चे हुए, यही सब पढ़ते हो। क्या फायदा है ये सब पढ़कर? क्यों पढ़ा जाए ये सब? यदि तुम आज के संदर्भ में असली खबर चाहते हो तो विज्ञापन पढ़ो। ये ब्योमकेश विचित्र आदमी था। ये आपको भी जल्दी ही पता चल जाएगा। ऊपर से उसे देखकर, उसके चेहरे से या बातचीत से कोई ये नहीं कह सकेगा कि उसमें अनेक खास तरह के गुण हैं, लेकिन यदि उसे ताना मारो या उसे लॉजिक में, तर्क में उद्वेलित कर दो तो उसका ये वास्तविक रूप सामने आ जाता है। लेकिन आमतौर पर वो एक गंभीर और कम बोलने वाला इंसान है, लेकिन जब कभी उसकी खिल्ली उड़ाकर उसका मजाक बनाया जाता है तो उसकी जन्मजात प्रखर बुद्धि सभी संभावनाओं और अवरोधों को तोड़कर उसकी जुबान पर खेलने लग जाती है, और तब उसकी बातचीत सुनने लायक हो जाती है। मैं यही लोभ रोक नहीं पाया और सोचा क्यों ना उसको एक बार चिढ़ाकर देखा जाए, उद्वेलित करके देखा जाए। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अखबार वाले सब बदमाश लोग हैं जो अखबार के पन्नों को विज्ञापनों से भरने की जगह फिजूल की खबरें छापकर जगह भर देते हैं। ब्योमकेश की आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। वो बोला, कसूर उनका नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए फिजूल की कहानियां न छापे तो उनका अखबार नहीं बिकेगा। लेकिन असल में जो चटपटी खबर व्यक्तिगत कॉलमों में मिलती है ना, यदि तुम सभी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें चाहते हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, दिन दहाड़े कौन किसे लूटने की साजिश कर रहा है, स्मगलिंग जैसे गैर कानूनी काम को बढ़ाने के लिए क्या नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो तुम्हें ये व्यक्तिगत वाले कॉलम पढ़ने चाहिए जो विज्ञापन होते हैं। रॉयटर्स में ये सब खबरें नहीं भेजता। मैंने हंसकर जवाब दिया, अगर ऐसा है तो आज से केवल विज्ञापन ही पढ़ा जाएगा। पर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें आज कौन सा विज्ञापन विचित्र लगा है। ब्योमकेश ने अखबार मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, पढ़ लो। मैंने निशान लगा दिया है। मैंने पन्नों को पलट कर देखा। एक पेज पर लाल पेंसिल से 3 लाइन की लाइनों पर निशान लगा था। यदि लाल निशान नहीं होता तो शायद साधारण दृष्टि में दिखाई भी नहीं देता। विज्ञापन इस प्रकार था, शरीर में कांटा। यदि शरीर से कांटा निकलवाना चाहते हैं तो कृपया शनिवार 5:30 बजे व्हाइट वेड लेडलॉक के दक्षिण पश्चिमी कोने पर लगे बिजली के खंभे से कंधों को टिकाकर खड़े रहे। मैंने उस विज्ञापन को कई बार पढ़ा और जब मुझे उसका कोई सिर पैर नहीं मिला तो मैंने पूछा, आखिर कहना क्या चाहता है? उस चौराहे के लैंप पोस्ट से कंधा टिकाकर क्या जादू से शरीर से कांटा निकल जाएगा? इस विज्ञापन का मतलब क्या है और ये शरीर का कांटा क्या है? ब्योमकेश ने उत्तर दिया, देखो ये बात तो मैं भी अभी समझ नहीं पाया हूं। अगर तुम पिछले अखबारों पर नजर डालोगे तो पाओगे कि ये एडवर्टीजमेंट हर शुक्रवार को बिना किसी नाम के छप रहा है। तो लेकिन इस खबर में संदेश क्या है?
आमतौर पर किसी विज्ञापन को छपवाने का कोई मकसद होता है, उद्देश्य होता है। इस विज्ञापन से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। व्योमकेश बोला, देखो पहली नजर में यही लगता है कि इसमें कोई संदेश नहीं है, पर कुछ भी नहीं है ये कैसे मान लिया जाए? आखिर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई फिजूल के विज्ञापन पर क्यों खर्च करेगा? यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो पहला संदेश बिल्कुल साफ है। तो वो पहला संदेश क्या है? विज्ञापन देने वाला ये बताना नहीं चाहता है कि वो कौन है। विज्ञापन में कहीं कोई नाम नहीं है। अक्सर एड्स ऐसे छपते हैं जिनके विज्ञापन देने वालों का नाम पता नहीं होता, पर यह सब जानकारी अखबार के दफ्तर में रहती है। अखबार अपनी ओर से एक बॉक्स नंबर छापता है, इसमें यह भी नहीं है। तुम जानते होगे कि जब कोई विज्ञापन छपवाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि वो खुद मौजूद रहकर लेन देन पर कोई सौदेबाजी करे। यह भी वही करना चाहता है, पर सौदेबाजी के लिए सामने नहीं आना चाहता। यार ये तुम्हारी बात मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाया हूं। अरे सुनो, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। विज्ञापन देने वाला व्यक्ति इस विज्ञापन के जरिए लोगों से यह कहना चाहता है कि हे भाई सुनो, यदि तुम में से कोई अपने शरीर का कांटा निकाल देना चाहता हो तो इस फला जगह पर इतने बजे मिलो और इस मुद्रा में खड़े रहो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। अभी हम इसकी चर्चा न करें कि आखिरकार ये शरीर में कांटा है क्या चीज। इस वक्त हम इतना ही सोच लें कि हम यदि उस कांटे को निकाल फेंकना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। उस जगह उतने बजे वहां जाएं और लैंप पोस्ट से कंधा टिकाकर खड़े हो जाएं। मान लो तुम उसी समय पर जाकर इंतजार करते हो तो क्या होगा? मैंने पूछा, क्या होगा? अरे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि शनिवार की शाम को उस स्थान पर कितनी भीड़ हो जाती है। व्हाइट वे लैडलो एक तरफ है, उसके दूसरी तरफ न्यू मार्केट है और चारों तरफ अनेक सिनेमा हॉल है। तुम वहां पर तय वक्त से लेकर आधा घंटे तक उस लैंप पोस्ट से टिककर खड़े रहते हो तो खंबे के आगे पीछे चलने वाली भीड़ के धक्के तुम्हें खाने पड़ेंगे। लेकिन इतने इंतजार के बाद जिस काम के लिए तुम वहां खड़े हो उसका कोई अता पता तक नहीं, और जादू से तो शरीर के कांटा निकल नहीं सकता। अंत में तुम निराश होकर सोचने लगते हो कि किसी ने क्या तुम्हें मूर्ख बनाया है, और एकाएक तुम्हें अपनी पॉकेट में एक रुक्का मिलता है, चिट्ठी मिलती है जो भीड़ में से किसी ने बड़ी सफाई से तुम्हारी पॉकेट में डाल दिया है। अच्छा, और उसके बाद? और उसके बाद क्या? बीमार और दवा देने वाला आपस में मिलते नहीं, फिर भी इलाज का नुस्खा मिल जाता है। तुम्हारे और विज्ञापन देने वाले के बीच में संपर्क कायम हो जाता है, राब्ता हो जाता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता चलता कि वो कौन है और देखने में कैसा लगता है। मैं कुछ देर उसकी बातों पर ध्यान देता रहा और बोला, मान लो कि मैं तुम्हारे वर्णन को सही भी मान लूं तो इससे साबित क्या होता है? अरे सिर्फ ये कि शरीर में कांटे का सरगना हर कीमत पर अपनी पहचान को छुपाए रखना चाहता है, और जो इंसान अपनी पहचान उजागर करने में हिचकिचाता हो तो जाहिर है कि वह कोई सीधा साधा आदमी तो हरगिज नहीं है। मैंने सिर हिलाकर कहा, यह तुम्हारा केवल अनुमान है, इसका कोई सबूत नहीं है कि जो तुम कह रहे हो वो सही है। व्योमकेश उठ खड़ा हुआ और फर्श पर चहलकदमी करते हुए बोला, सुनो, सबसे बड़ा सबूत होता है सही अनुमान। जिसे तुम जांच पर आधारित सबूत कहते हो ना, उससे तुम यदि बारीकी से उसकी स्टडी करो तो पाओगे कि वो अनुमानों के एक क्रम के अलावा कुछ भी नहीं है, सीक्वेंस। परिस्थिति पर आधारित प्रमाण बौद्धिक अनुमान नहीं है तो और क्या है? फिर भी इसके आधार पर कितने ही लोगों को आजीवन कारावास तक हुआ है। मैं चुप रहा, किंतु दिल से उसके तर्कों को मान नहीं पाया। एक अनुमान को प्रमाण मान लेना आसान नहीं लगा, लेकिन फिर व्योमकेश के तर्कों को इस तरह झुटला देना भी आसान नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि इस समय यही बेहतर होगा कि प्रतिक्रिया के रूप में फिलहाल कुछ न कहूं। मैं जानता था कि मेरी चुप्पी व्योमकेश को उद्वेलित करेगी और जल्दी ही वो कोई तर्क पेश करेगा, और जिसको मैं किसी तरह से अस्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच एक गौरैया उड़कर हमारी खिड़की के दरवाजे पर बैठ गई। उसकी चोंच में एक छोटी सी टहनी थी। उसने अपनी छोटी चमकती आंखों से देखा। व्योमकेश चलते चलते एकाएक रुक गया और गौरैया की ओर इशारा करके उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि ये चिड़िया क्या कहना चाह रही है? चौंक कर मैं बोला, क्या करना चाह रही है? क्या मतलब है? मैं समझता हूं कि वो अपना
घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रही है, और क्या तुम ये बात पूरी निश्चय के साथ कह सकते हो, बिना किसी शक के, संदेह के, बिना किसी शुबह के? हाँ भाई, बिना किसी शक और शुबह के। व्योमकेश दोनों बाजुओं को आपस में बांधकर खड़ा हो गया और हल्की मुस्कान से बोला, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण? वो है तो उसके मुंह में पेड़ की टहनी। उसके मुंह में टहनी क्या निश्चित रूप से यह बताती है कि वो घोंसला ही बनाना चाह रही है। मैं समझ गया कि मैं व्योमकेश के तर्कों के जाल में फंस गया हूं। मैंने कहा, नहीं, लेकिन अनुमान। अब तुम लाइन पर आए तो क्यों इतनी देर से ये मानने से इनकार करते रहे? अरे नहीं यार, इनकार नहीं, लेकिन तुम्हारा कहना है कि जो अनुमान गौरैया के बारे में लगाया गया वो मनुष्यों पर भी लागू होता है। क्यों नहीं हो सकता है? व्योमकेश ने कहा। मैंने कहा, यदि तुम टहनी मुंह में दबा कर किसी दीवार पर चढ़कर बैठ जाओ तो उससे यह साबित हो जाएगा कि तुम घोंसला बनाना चाहते हो। अरे नहीं, इससे तो यह साबित होगा कि मैं बहुत बड़ा उल्लू हूं। क्या इसके लिए भी कुछ सबूत चाहिए? व्योमकेश हंसने लगा। उसने कहा कि तुम मुझे किसी भी तरह नाराज नहीं कर सकते। तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि भले ही जांच पर आधारित प्रमाण में भूल हो जाए, पर तर्क पर आधारित अनुमान गलत नहीं हो सकते। मैं भी अपनी जिद पर अड़ गया और बोला, मैं इस विज्ञापन को लेकर तुम्हारे तरह तरह के अनुमानों और अटकलों पर यकीन करने को तैयार नहीं हूं। व्योमकेश ने कहा, इससे तो यही साबित होता है कि तुम्हारा दिमाग कितना कमजोर है। जानते हो, आस्था को भी मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। खैर, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जांच पर आधारित प्रमाण पत्र ही सबसे उपयोगी रास्ता है। कल है शनिवार, शाम को हमारे पास कोई काम नहीं है। मैं कल दिखा दूंगा कि मेरा अनुमान सही है। तो कल क्या करोगे? इतने में सीढ़ियों में से किसी के चढ़ने की, उनके कदमों की आवाज सुनाई दी। व्योमकेश ने कानों पर जोर दिया, बोला, आगंतुक। अजनबी है, मध्य वय का है, अधेड़, भारी भरकम है, या हो सकता है गोल मटोल हो, हाथों में बेत है। कौन हो सकता है? जरूर वो हमसे मिलने के लिए आ रहा है, क्योंकि इस मंजिल पर हमारे अलावा और कौन है? और वो अपने आप ही हंस दिया। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। व्योमकेश जोर से बोला, भीतर आ जाइए, दरवाजा खुला है। एक अधेड़ भारी भरकम व्यक्ति ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। उसके हाथ में मलाका बांस से बनी बेंत थी, जिसकी मूठ पर चांदी चढ़ी हुई थी। वो बटनों वाला अपलाका ऊन का काला कोट पहने हुए था। नीचे बढ़िया प्लेटों वाली फाइन धोती झलक रही थी। वो गोरा चिट्टा क्लीन शेव था। आगे के बाल उड़ गए थे, लेकिन देखने में खूबसूरत अच्छा लग रहा था। 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने में अंदर आते ही उसे बोलने में असुविधा हो रही थी। उसने जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछा। व्योमकेश मेरी ओर इशारा करके आहिस्ता से बड़बड़ाया, अनुमान, अनुमान। मुझे व्योमकेश का ताना चुपचाप सहना पड़ रहा था, क्योंकि उसका अजनबी के बारे में अनुमान बिल्कुल सही निकला था। आगंतुक सज्जन तब तक सहज हो चुके थे। उन्होंने प्रश्न किया, आप दोनों में से जासूस व्योमकेश बाबू कौन है? व्योमकेश ने पंखा चलाकर कुर्सी को की ओर इशारा करते हुए कहा, तशरीफ रखिए, मैं ही व्योमकेश बख्शी हूं, लेकिन मुझे जासूस शब्द से चिढ़ है। मैं एक सत्यान्वेषी हूं, सत्य की तलाश करने वाला, सच को खोजने वाला। और मुझे लग रहा है कि आप काफी परेशान हैं। आराम कर लीजिए, फिर मैं आपसे ग्रामोफोन पिन का रहस्य सुनूंगा। वे सज्जन बैठ गए और बड़ी देर तक किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर व्योमकेश की तरफ ताकते ही रह गए। हैरत में तो मैं भी था, क्योंकि मेरे भेजे में यह घुस नहीं पा रहा था कि व्योमकेश ने एक ही नजर में उन अधेड़ संभ्रांत सज्जन को उस कुख्यात ग्रामोफोन पिन की कहानी से कैसे जोड़ दिया। मैंने व्योमकेश के कई अजूबे देखे हैं, पर यह तो कोई जादुई कारनामे से कम नहीं था। बहुत प्रयास करने के बाद उन सज्जन ने अपने विचारों पर नियंत्रण किया और पूछ ही लिया, आप ये कैसे जान गए? व्योमकेश ने हंसकर उत्तर दिया, केवल अनुमान। पहला यह कि आप अधेड़ हैं, दूसरा यह कि आप दौलतमंद व्यक्ति हैं, तीसरा आपको ये समस्या हाल ही में होने लगी, और आखिरकार आप मेरे पास मदद के लिए हैं। इसलिए व्योमकेश ने वाक्य वहीं छोड़ दिया और अपने हाथों को हवा में इस प्रकार उड़ाया जैसे कह रहा हो कि इतना सब होने के बाद उनके आने का कारण तो एक बच्चा भी जान जाएगा। अब यहां यह बताना जरूरी है कि पिछले कुछ सप्ताहों में शहर में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी। अखबारों ने उन घटनाओं को ग्रामोफोन पिन का रहस्य के शीर्षक से छापना शुरू कर दिया था, और उन घटनाओं की विस्तृत जानकारी पहले पेज की हेडलाइन के रूप में छाप रहे थे। इन समाचारों ने कलकत्ता की जनता को उत्सुकता, व्याकुलता और आतंक के मिले जुले प्रभाव से त्रस्त कर रखा था। अखबारों में
भय मिश्रित आतंक पैदा करने वाले वृत्तांत पढ़ने से पान और चाय के अड्डों पर तरह तरह की आशंकाओं और अफवाहों का बाजार गर्म था। भय और आतंक से शायद ही कलकत्ते का रहने वाला कोई आदमी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलता हो। घटना की शुरुआत कुछ यूं हुई थी कि करीब 1.5 महीना पहले सुकिया स्ट्रीट निवासी जय हरि सान्याल सुबह के समय कार्नवालिस रोड पर चल रहे थे। सड़क पार करने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, एकाएक औंधे मुंह सड़क पर गिर गए। उस समय सड़क पर काफी भीड़ थी। उन्हें सड़क से उठाकर एक ओर लाया गया तो पता चला कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी एकाएक मृत्यु की जब खोजबीन की गई तो देखा गया कि उनके सीने पर खून की बूंद है, पर आसपास किसी घाव का कोई निशान नहीं पाया गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में अप्राकृतिक मृत्यु घोषित करके लाश को अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम में एक विचित्र तथ्य सामने आया, जिससे पता चला कि मौत ग्रामोफोन के छोटे से पिन यानी सुई से हुई है, क्योंकि वो हृदय में पाई गई थी जो गढ़कर अंदर पहुंची थी। ये पिन दिल के अंदर कैसे पहुंचे? इस प्रश्न के उत्तर में हथियार विशेषज्ञों ने अपने निर्णय में बताया कि इसे छोटी रिवॉल्वर या उसी तरह के यंत्र से सीने के ठीक सामने बिल्कुल पास से मारा गया है, जिससे पिन मृत व्यक्ति की खाल और मांस से होकर सीधा हृदय में पहुंची और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अखबारों में इस वृत्तांत को पढ़कर काफी शोरगुल हुआ था। इसके बाद मृत व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी भी प्रकाशित हुई और पत्रों में ऐसी अटकलें भी छापी गई कि वास्तव में हत्या ही है या कुछ और है। अगर हत्या है तो इसको कैसे अंजाम दिया गया? लेकिन एक बात जो कोई नहीं बता पाया कि इस हत्या के पीछे उद्देश्य क्या था और हत्यारे को इससे क्या फायदा हुआ। अखबारों में यह भी छपा कि पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चाय के अड्डों से अब वो उड़ने लगा कि ये सब झांसा पट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा था और अखबारों के पास कोई सनसनीखेज समाचार नहीं था, तो उन्होंने ये कहानी गढ़कर तिल को ताड़ बना दिया है। लेकिन 8 दिनों के बाद अखबारों ने अपने मुख पृष्ठों पर 1.5 इंच के बड़े बड़े टाइप में जो समाचार छापा, उसको पढ़कर कलकत्ता का संभ्रांत तबका भी चौंक कर सोचने पर मजबूर हो गया। चाय के अड्डों के धुरंधर भी सन्नाटे में आ गए। अफवाहों, आशंकाओं और अटकलों का बाजार बरसात के कुकुरमुत्तों की भांति तेजी से बढ़ने लगा। दैनिक कालकेतु ने लिखा, ग्रामोफोन पिन ने फिर से तांडव शुरू किया। अजीब और रहस्यमय घटनाओं से लोग भयभीत। कलकत्ता की सड़कें पूर्णतः असुरक्षित। कालकेतु के पाठकों को याद होगा कि कुछ दिन पहले ही श्री जय हरि सान्याल की सड़क पार करते समय एकाएक मृत्यु हो गई थी। जांच से पता चला कि एक ग्रामोफोन पिन उनके हृदय में घुसा मिला और डॉक्टर ने उस पिन को ही मृत्यु का कारण घोषित किया था। उस समय हमने संदेह उजागर किया था कि वह कोई साधारण दुर्घटना नहीं है और उसके पीछे कोई छुपा भयानक षड्यंत्र है। हमारा वो संदेह अब पक्का हो गया है। कल ठीक वैसी ही अजीब दुर्घटना घटी है। प्रख्यात व्यवसायी कैलाश चंद्र मल्लिक कल शाम लगभग 5 बजे मैदान के निकट गाड़ी से जा रहे थे। रेड रोड पर उन्होंने अपनी कार रुकवाई और पैदल चलने के लिए गाड़ी से बाहर आए। एकाएक उनके मुंह से एक चीख निकली और वे जमीन पर गिर पड़े। उनके ड्राइवर और अन्य लोग उन्हें उठाकर कार तक लाए, लेकिन तब तक उनका प्राणांत हो गया। ये देखकर वहां एकत्र सभी लोग घबरा गए, लेकिन भाग्यवश जल्दी ही पुलिस आ गई। कैलाश बाबू रेशमी कुर्ता पहने हुए थे और पुलिस को उनके सीने पर खून की एक बूंद दिखी। इस वजह से कि कहीं ये अस्वाभाविक मृत्यु न हो, पुलिस ने तुरंत लाश को अस्पताल भेजा। डॉक्टर की रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक के हृदय में ग्रामोफोन पिन घुसा पाया गया और बताया गया कि वो पिन नजदीक से उनके सीने में सामने से शूट किया गया था। यह स्पष्ट है कि ये कोई अप्रत्याशित अपराध नहीं है और ये कि जघन्य हत्यारों का गिरोह शहर में आ गया है। ये कहना मुश्किल है कि वो लोग कौन हैं और कलकत्ता के इन जाने माने नागरिकों को मारने में उसका क्या प्रयोजन हो सकता है, लेकिन जो वास्तव में अनोखा है वो ये कि उनकी हत्या का तरीका, इसके अलावा हथियार और उसका इस्तेमाल भी रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ है। कैलाश बाबू अत्यंत उदार और मिलनसार सज्जन पुरुष थे। ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उन जैसे व्यक्ति का कोई अहित चाहता हो। मृत्यु के समय उनकी आयु केवल 48 वर्ष थी। कैलाश बाबू विधुर थे। उनके बाद उनकी संपत्ति की स्वामी उनकी बेटी होगी। हम कैलाश बाबू की बेटी और दामाद के लिए गहन सहानुभूति प्रकट करते हैं, जो उनकी मृत्यु से शोकाकुल हैं। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल कैलाश बाबू के ड्राइवर को संदेह के चलते हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद लगभग 2 सप्ताह तक अखबारों में काफी उत्तेजना फैली रही। पुलिस जोर शोर से अपराधी की तलाश में व्यस्त रही, लेकिन हाथ पल्ले कुछ पड़ता न देखकर और भी हैरान और परेशान पुलिस खोजबीन में आगे लगी रही। लेकिन अपराधी का कुछ सुराग पाना तो दूर,
वो ग्रामोफोन पिन के गहन रहस्य के बारे में भी कोई प्रकाश नहीं डाल पाई। और फिर करीब 15 दिन बाद ग्रामोफोन पिन ने अपनी करामात दिखाई। इस बार का शिकार कृष्ण दयाल लाह नामक एक सूदखोर धनवान था। वो धर्मतल्ला और वेलिंगटन स्ट्रीट के चौराहे पर सड़क पार करते समय सड़क पर ही गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। इस बार फिर मीडिया में ऐसा घमासान छिड़ा जिसने खबरों के परखच्चे उड़ा दिए। संपादकीय लेखों में पुलिस की कार्यक्षमता और व्यर्थता पर तीखे प्रहार और तेज हो गए। कलकत्ता महानगर में आतंक छा गया। नागरिकों में भय और दहशत घर करने लगे। अड्डों में, चाय दुकानों में, होटलों और ड्राइंग रूमों में इस विषय को छोड़कर कोई और अन्य विषय रहा ही नहीं। कुछ ही दिन के अंतराल में ऐसी 2 मौतें और हो गईं। सारा शहर दहशत में सख्ते में आ गया। एक नागरिक ये समझ नहीं पा रहा था कि वो हत्यारे से अपने आप को कैसे बचाए रखे। अब ये कहने की बात नहीं है कि ब्योमकेश भी गहन रूप से इस रहस्य पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए था। गलत कार्य करने वालों को पकड़ना उसका पेशा था और इस क्षेत्र में उसने पर्याप्त नाम भी अर्जित किया था। वो चाहे जितना जासूस शब्द से घृणा करता हो, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि सभी तत्वों और उसके कार्यक्षेत्र को देखते हुए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव ही है। इसलिए भी इस जघन्य हत्याकांड ने उसके दिमाग की समस्त क्षमताओं को हिलाकर रख दिया था। हम दोनों सभी अपराध के घटनास्थलों पर जाते और प्रत्येक घटनास्थल को विभिन्न कोणों से जांचते। मैं नहीं कह सकता कि ब्योमकेश को इस जांच पड़ताल से कोई नया सुराग मिला या नहीं, और अगर मिला भी हो तो उसने मुझे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। लेकिन इतना जरूर था कि वो अपनी नोटबुक में बड़ी मुस्तैदी से छोटी मोटी जानकारी को दर्ज करता जा रहा था। संभवतः अपने मन के भीतर उसे विश्वास था कि किसी दिन रहस्य की कोई टूटी डोर उसके हाथ लग जाएगी। इसलिए आज जब वो टूटी डोर उसके हाथ के करीब आ गई तो मुझे एहसास हो गया कि शांत चेहरे के बावजूद भीतर से वो कितना उद्वेलित और अशांत है। तो सज्जन कहने लगे, मैं आया था क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना था और अब वो देख रहा हूं कि गलत नहीं है। आश्चर्यजनक दक्षता जो आपने अभी दिखाई, मुझे देख लगता है कि आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं उनके पास गया ही नहीं। जरा देखिए तो, कम से कम 5 हत्याएं दिन दहाड़े उसकी नाक के नीचे हो गई। कुछ कर पाए? और आज तो मैं भी जाने कैसे बच गया। उनकी आवाज लड़खड़ाकर मध्यम हो गई और उनकी कनपट्टी पर पसीने की बूंदें चमक आई। ब्योमकेश ने उन्हें सांत्वना देकर शांत करते हुए कहा, मुझ पर विश्वास कीजिए। अच्छा हुआ कि आप पुलिस की बजाय मेरे पास चले आए। अगर कोई इस रहस्य को खोल सकता है तो यकीन मानिए वो पुलिस नहीं होगी। अब शुरू कर से मुझे पूरी बात विस्तार पूर्वक बताइए। कोई भी बात छोड़िए मत, क्योंकि मेरे लिए कोई भी जानकारी बेकार नहीं होती। अब उस सज्जन ने सहज होकर कहना शुरू किया, मेरा नाम आशुतोष मित्रा है। मैं नजदीक में ही नेबुटोला में रहता हूं। 18 साल से ही मैं अपने व्यवसाय में लगा हुआ हूं। मुझे कभी समय ही नहीं मिला कि मैं अपने परिवार के बारे में या शादी के बारे में सोच सकूं। दूसरी बात, मुझे बच्चों का भी शौक नहीं है, इसलिए मैं इन सब झंझटों से दूर ही रहा। मेरे शौक भी अलग हैं। कुछ चीजें बहुत अधिक पसंद हैं और कुछ से मुझे बहुत सख्त नफरत है, इसलिए मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूं। समय के साथ उम्र भी बीत गई। अब अगली जनवरी को 50 साल पूरे हो जाएंगे। 2 साल पहले मैंने अपने काम से छुट्टी ले ली। मेरे पास मेरी बचत का लगभग 1.5 लाख रुपया बैंक में जमा है, जिसका ब्याज मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। मुझे रहने के लिए मकान का भाड़ा भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि जिस घर में रहता हूं वो मेरा ही है। मुझे केवल संगीत का ही शौक है। सब कुछ होते हुए मुझे जीवन में कोई शिकायत नहीं है। ब्योमकेश ने प्रश्न किया, लेकिन क्या आपके ऊपर कोई निर्भर भी है? आशुतोष ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मेरा कोई भी संबंधी नहीं है और इसलिए मेरे ऊपर कोई बोझ भी नहीं है। एक निठल्ला भांजा है जरूर, जो पहले पैसा मांगने आया करता था, लेकिन वो छोकरा शराबी और जुआरी है, इसलिए मैंने उसके घर घुसने पर रोक लगा दी है। ब्योमकेश ने पूछा, ये भांजा अब कहाँ है? आशुतोष बड़े संतोष के साथ बोले, आजकल वो जेल में है। उसे मारपीट करने और पुलिस के साथ हाथापाई करने के जुर्म में 2 महीने की कैद हुई है, अब जेल में है। अच्छा ठीक है, अब आगे कहिए जो आप कह रहे थे।
जब से वो बेहुदा विनोद, वही मेरा भांजा, जेल गया है, तब से जीवन आराम से कट रहा था। मेरा कोई मित्र नहीं है और मैंने जानबूझकर कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि मेरा कोई दुश्मन भी होगा। लेकिन कल एकाएक मैं तो जैसे आसमान से गिरा। सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैंने अखबारों में ग्रामोफोन पिन के रहस्य की खबरों को पढ़ा जरूर था, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं होता था। मुझे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन भाई साहब, मैं गलत था। वो कैसे? कल शाम मैं रोजाना की तरह घूमने निकला। जोड़ा सांकों के पास एक संगीत संगोष्ठी है, जहां मैं शाम का समय गुजारता हूं और रात में 9 बजे के आसपास लौटता हूं। आमतौर पर मैं पैदल ही जाता हूं, क्योंकि मेरी उम्र में स्वास्थ्य के लिए यह फायदेमंद है। कल रात को लौटते समय जब मैं हरिसन रोड और एमहर्स्ट स्ट्रीट के चौराहे पर पहुंचा, उस समय वहां की घड़ी 9:15 बजा रही थी। उस समय भी सड़कों पर भीड़ काफी थी। मैं फुटपाथ पर कुछ समय के लिए रुका रहा। मैं चाहता था कि आने वाली 2 ट्राम भी निकल जाएं। जब ट्रैफिक बिल्कुल साफ हो गया तो मैं सड़क पार करने लगा। मैं सड़क के बीच में पहुंचा ही था कि एकाएक मैंने अपने सीने पर झटका महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हृदय के ऊपर की हड्डियों के पास, जहां मैं अपना ब्रेस्ट पॉकेट में घड़ी रखता हूं, कुछ ठोक दिया है। इसके साथ ही मुझे दर्द हुआ, जैसे किसी ने हृदय में कांटा घुसा दिया हो। मैं गिरते गिरते बचा। किसी तरह मैंने अपना संतुलन बनाए रखा और सड़क पार कर गया। मुझे चक्कर आया और मैं समझ नहीं पाया कि यह हुआ क्या। जब मैंने अपने ब्रेस्ट पॉकेट से अपनी घड़ी निकाल कर देखी तो वो ठप हो गई थी। उसका शीशा पूरी तरह से टूट गया था और एक ग्रामोफोन पिन उसमें घुसा हुआ था। आशु बाबू फिर पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी भौं पर आए पसीने को पोंछा और जेब में रखकर एक डिब्बी दे दी और बोले, ये रही वो घड़ी। व्योमकेश ने डिब्बी खोलकर घड़ी निकाली। घड़ी गन मेटल की बनी हुई थी। ऊपर का शीशा नदारद था। घड़ी में समय 9:30 का बजा हुआ था और एक ग्रामोफोन का पिन घड़ी के बीचों बीच गढ़ा हुआ था। व्योमकेश ने घड़ी को बड़ी बारीकी से कुछ देर देखा, फिर उसे डिबिया में रखकर सामने मेज पर रख दिया और बोला, हाँ तो आप अपनी बात जारी रखिए। आशु बाबू बोले, भगवान ही जानता है कि उसके बाद मैं घर कैसे पहुंचा। मैं तनाव और परेशानी में सारी रात नहीं सो पाया। ये घड़ी मेरे लिए तो वरदान ही समझिए, नहीं तो अब तक अस्पताल में पोस्टमार्टम की टेबल पर मेरी लाश पड़ी होती। आशु बाबू के रोंगटे खड़े हो गए थे। एक ही रात में मैं अपने जीवन के 10 वर्ष खो दिए हैं व्योमकेश बाबू। पूरी रात मैं सोचता रहा हूं कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, खुद को कैसे बचाऊं। दिन की पहली किरण के साथ ही मुझे आपका नाम सूझा। मैंने आपकी अभूतपूर्व क्षमताओं के बारे में सुना था और इसीलिए पहली ही फुर्सत में आपके पास चला आया हूं। मैं एक बंद टैक्सी में आया हूं। पैदल चलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कहीं। व्योमकेश उठकर आशुतोष बाबू के पास गया और उनके कंधों पर हाथ रखकर बोला, अब आप आराम से रहिए। आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपका अब कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। अब यह सही है कि कल आप बाल बचे हैं, लेकिन आगे से यदि आप मेरी सलाह पर अमल करेंगे तो आपके जीवन को कोई खतरा नहीं रहेगा। आशु बाबू ने व्योमकेश के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, व्योमकेश बाबू, कृपा करके मुझे इस दुर्गति से बचा लीजिए, मेरा जीवन बचा लीजिए। मैं आपको 1000 रुपए का पुरस्कार दूंगा। व्योमकेश मुस्कुराते हुए वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, यह तो आपकी उदारता है। इसको मिलाकर कुल 3000 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि 2000 रुपए के इनाम की घोषणा सरकार कर चुकी है कि नहीं? लेकिन यह सब बाद में। पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कल जब आप पर हमला हुआ तो उस समय आपने कोई आवाज सुनी थी? किस तरह की आवाज? अरे कोई भी, जैसे कि कार के टायर फटने की आवाज। आशु बाबू ने निश्चयपूर्वक कहा, नहीं। व्योमकेश ने फिर पूछा, कोई और आवाज, कोई और ध्वनि? जैसा मुझे याद आता है मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। ध्यान से सोचिए आशुतोष बाबू।
काफी देर सोचने के बाद आशु ने कहा, मैंने तो वही ध्वनियां सुनी जो अक्सर भीड़ भरे सड़कों पर होती हैं, जैसे कारों, ट्रामों, रिक्शों की आवाजें। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे झटका लगने के समय मैंने साइकिल की घंटी की आवाज सुनी थी। और कोई अस्वाभाविक आवाज? नहीं, याद नहीं। व्योमकेश कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद बोला, क्या आपके ऐसे दुश्मन हैं जो चाहते हो कि आपकी मौत हो जाए? नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। आपने शादी नहीं की, इसलिए आपके बच्चे तो है नहीं। मैं समझता हूं कि आपका भांजा ही आपका वारिस है। आशु बाबू पहले तो दुविधा में हिचकिचाए और बाद में बोले, नहीं। तो क्या आपने वसीयत लिख दी है? हाँ, लिख दी है। कौन है आपका वारिस? आशु बाबू संकोच में मुस्कुराए और कुछ क्षण चुप रहने के बाद कुछ अटकते हुए बोले, आप मुझे ये छोड़कर कोई भी और सवाल पूछ लें, ये जरा निजी मामला है, प्राइवेट है। और वो अपनी उलझन में खो गए। व्योमकेश पैनी निगाह से आशु बाबू को देखकर बोला, ठीक है, लेकिन क्या आपके भविष्य का जो वारिस है, जो भी हो, वो आपकी वसीयत के बारे में जानता है? नहीं, ये मेरे और मेरे वकील के बीच पूरी तरह से गोपनीय बात है। क्या आप अपने वारिस से अक्सर मिलते हैं? आशु बाबू ने दूसरी ओर देखकर कहा, हाँ। आपके भांजे को जेल गए कितने दिन हुए? आशु बाबू ने हिसाब लगाकर बताया, लगभग 3 सप्ताह। व्योमकेश बाबू कुछ देर व्यग्रता में बैठा रहा, फिर एक निश्वास छोड़कर उठ खड़ा हुआ। आप अभी घर जाइए, ये घड़ी और अपना पता मेरे पास छोड़ जाइए। यदि मुझे और किसी जानकारी की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। आशु बाबू एकाएक परेशान हो उठे और बोले, लेकिन आपने तो मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं की। यदि फिर से देखिए आशु बाबू, आपको केवल इतना ख्याल रखना है कि आप अपने घर से बाहर न निकलें। आशु बाबू का चेहरा भय से सफेद हो गया। उन्होंने कहा, मैं घर में अकेला रहता हूं, यदि कोई। व्योमकेश बोले, घबराइए नहीं, घर में आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। हाँ, यदि आप दरवान रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। आशु बाबू बोले, क्या मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकता? व्योमकेश कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, यदि आप घर से बाहर निकलना ही चाहते हैं तो केवल फुटपाथ पर ही चलिए। किसी भी हालत में सड़क पर चलने की कोशिश मत करिएगा, और यदि ऐसा करेंगे तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाऊंगा। आशु बाबू के चले जाने के बाद व्योमकेश काफी देर तक त्योरी चढ़ाकर विचारों में डूबा रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि फिलहाल उसके दिमाग के लिए उसे काफी मसाला मिल गया था, इसलिए मैंने उसे छेड़ना नहीं चाहा। कोई आधा घंटे के बाद उसने मुंह उठाकर देखा और बोला, तुम सोच रहे हो कि मैं आशु बाबू को घर से निकलने के लिए मना क्यों कर रहा था, और मैं कैसे इस निर्णय पर पहुंचा कि वे केवल घर में ही सुरक्षित रहेंगे? मैंने चौंक कर देखा और मेरे मुंह से निकल गया, हाँ। व्योमकेश ने कहा, ग्रामोफोन वाले पिन के केस में ये साफ है कि सारे मर्डर, सारे कत्ल सड़क पर हुए हैं। सड़क के किनारे भी नहीं, बल्कि सड़क के बीच में। क्या तुमने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, क्या हो सकता है? 2 कारण हो सकते हैं, व्योमकेश ने कहा। पहला, कि सड़क पर मारने से इल्जाम से बच जाना आसान हो सकता है, हालांकि यह ज्यादा मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, हत्या में हथियार भी ऐसा है जिसका इस्तेमाल केवल सड़क पर ही किया जा सकता है। मैंने उत्सुकता से पूछा, किस तरह का हथियार हो सकता है? व्योमकेश बोले, अगर यही पता चल जाए तो इस ग्रामोफोन पिन का रहस्य न खुल जाए। मेरे दिमाग में एक विचार रह रह कर उठ रहा था। मैंने कहा, क्या कोई व्यक्ति ऐसा रिवॉल्वर रख सकता है जिसमें गोली की जगह पर ग्रामोफोन पिन का इस्तेमाल हो सके? व्योमकेश ने मेरी हां में हां मिलाते हुए कहा, आइडिया मार्के का है, लेकिन इसमें कुछ संदेह है। कोई आदमी जो बंदूक और पिस्तौल का इस्तेमाल करना चाहता है, कि वो क्यों चाहेगा? मतलब लॉजिक ये कहता है कि वो एकांत खोजेगा। दूसरे बंदूक तो छोड़े, पिस्तौल के शॉट का धमाका भी भीड़ के कोलाहल में छुपा नहीं रह सकता, फिर गन पाउडर की महक रह जाती है। वो कहते हैं ना कि एक धमाका दूसरे को छुपा सकता है, लेकिन महक कैसे छुपेगी? मैंने कहा, हो सकता है कि वो एक एयर गन हो।
व्योमकेश जोर से हंसा। वाह, क्या बेहतरीन आइडिया है, कंधे पर एयर गन लटका कर हत्या करने जाना। लेकिन ये बात व्यवहारिक है? नहीं यार, इतना आसान नहीं है। यहां सोचने की बात यह है कि जो भी हथियार होगा वो धमाका करेगा ही, तब कैसे उस धमाके को छुपाया जा सकता है? मैंने कहा, तुम अभी क्या कह रहे थे कि एक धमाका दूसरे को छिपा सकता है? एक झटके से व्योमकेश खड़ा हो गया और मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा और बड़बड़ा कर बोला, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं चौंक उठा, क्या बात है? व्योमकेश ने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं जितना ग्रामोफोन पिन के रहस्य के बारे में सोचता हूं उतना ही मुझे लगता है कि सारे कत्ल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक खास तरह की समानता सभी हत्याओं में दिख रही है, हालांकि ऊपर से ऐसा नहीं लगेगा। मैंने कहा, वो कैसे? व्योमकेश ने उंगली पर चिन्ह लगाते हुए कहा, शुरू करें तो जितने भी कत्ल किए हुए लोग हैं, जितने भी लोग मारे गए हैं, उनकी एज मध्य वय की है, अधेड़ उम्र है सब। आशु बाबू जो घड़ी के कारण बच गए, वे भी मध्य वय के व्यक्ति हैं। दूसरे, मारे जाने वाले सभी लोग खाते पीते घरों के हैं। कुछ दूसरों से अधिक धनी हो सकते हैं, लेकिन गरीब कोई नहीं था। हर इंसान की हत्या सड़क के बीचों बीच हुई, सैकड़ों की भीड़ में, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से किसी को भी वारिस नहीं था, किसी को भी बेटा या बेटी नहीं थी। मैंने कहा, तो तुम्हारा अनुमान यह है? व्योमकेश बोले, मैंने अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया है। ये सब बातें मेरे अनुमान का आधार है, तुम इन्हें संभावना कह सकते हो। मैंने कहा, लेकिन केवल इन संभावनाओं से हत्यारों को पकड़ना? व्योमकेश ने टोक दिया, हत्यारे नहीं अजीत, हत्यारा। बहुवचन का प्रयोग केवल प्रतिष्ठा जोड़ने के लिए है, वास्तव में व्यर्थ है। अखबार वाले भले ही हल्ला मचा रहे हैं कि इनके पीछे हत्यारों का गिरोह है, लेकिन उस गिरोह में एक ही आदमी है जो इन हत्याओं का पोषक, गुरु, दिमाग, उस्ताद सब है। इन सभी हत्याओं के पीछे केवल एक आदमी है। मैं अपने शक को रोक नहीं पाया। तुम ये सब इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? कोई सबूत है? व्योमकेश ने उत्तर दिया, सबूत तो अनेक हैं, लेकिन फिलहाल एक ही काफी है। क्या यह संभव है कि सभी लोग इतनी बारीकी से, इतनी अद्भुत दक्षता से एक ही जगह पर दागे गए हथियार से मारे जाएं? हर एक बार पिन हृदय के बीच में ही घुसा है, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर। अब आशु बाबू का केस ही लो, यदि घड़ी नहीं होती तो ये पिन कहां लगता? तुम्हारी नजर में कितने लोग हो सकते हैं जो इतनी बारीकी से, इतनी कुशलता से काम कर पाएंगे, जिनका निशाना इतना अचूक होगा? ये तो उस तरह हो गया कि जैसे पानी में लकड़ी की मछली की छाया को देखकर घूमते पहिए के बीच मछली की आंख में तीर लगाना। मैं समझता हूं कि तुम्हें द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी याद होगी। जरा सोचो, ये केवल अर्जुन ही कर पाया था। महाभारत काल में भी इतनी अचूक दक्षता का श्रेय केवल एक ही आदमी को मिला था। व्योमकेश जब उठा तो हंस रहा था। ड्राइंग रूम के बगल वाला कमरा व्योमकेश का निजी कमरा था, जिसमें वो हर समय मुझे भी नहीं आने देता था। वास्तव में यह उसकी लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, संग्रहालय और ड्रेसिंग रूम था। उसने आशु बाबू की घड़ी उठाकर अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, लंच के बाद इस केस पर दिमाग लगाने के लिए बहुत समय होगा, अब समय है नहाने का। व्योमकेश दोपहर में 3:30 बजे के आसपास बाहर चला गया। मुझे नहीं मालूम कि कहां गया और क्यों गया, और जब वापस आया तब तक अंधेरा हो चुका था। मैं उसके इंतजार में बैठा हुआ था। चाय का समय बीता जा रहा था। जैसे ही वो आया, पुत्तीराम नाश्ता ले आया। हम लोगों ने पूरी शांति के साथ नाश्ता किया। हम लोगों को शाम के साथ साथ चाय पीने की आदत है। व्योमकेश ने कुर्सी पर कमर टिकाते हुए चुरुट जाकर पहली बार मौन तोड़ा। तुम्हें आशु बाबू कैसे आदमी लगे? ये प्रश्न कुछ अटपटा लगा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों पूछते हो? मुझे तो वो बहुत सज्जन आदमी लगे, सहज और मिलनसार। व्योमकेश ने कहा, और उनका नैतिक चरित्र कैसा है? मैंने उत्तर दिया कि जिस प्रकार अपने उस शराबी भांजे के बारे में उनकी नफरत देखी, तो मैं कहूंगा कि वे सीधे साधे और सच्चे इंसान हैं। फिर उनकी उम्र भी हो गई है, शादी भी नहीं की है। संभव है कि जवानी में उन्होंने कुछ प्यार व्यार की हरकतें की हो, लेकिन अब सबके लिए उनके पास अब अवस्था भी नहीं है। व्योमकेश हंस पड़ा। उनकी अवस्था न भी हो तो क्या उन बातों से उन पर कोई रोक लगाई जा सकती है?
अरे जोड़ा साको के जिस घर में आशु बाबू रोज शाम को संगीत सुनने जाते हैं वो एक औरत का घर है। असल में कहानी यह है कि वो उस स्त्री का घर है, ये कहना गलत होगा क्योंकि उस घर का किराया आशु बाबू भरते हैं। उस घर को संगीत संगोष्ठी स्कूल कहना भी गलत होगा क्योंकि संगोष्ठी बनाने के लिए कम से कम 2 आदमी की तो जरूरत होती है, वहां तो केवल एक ही है। क्या बात कर रहे हो? तो बूढ़ो काफी रंगीन तबीयत के हैं। वाह, और भी है। आशु बाबू उस औरत की पिछले 12-13 सालों से देखभाल कर रहे हैं, इसलिए उनकी वफादारी पर तो शक नहीं किया जा सकता और जाहिर है कि बदले में उन्हें भी वही वफादारी मिली है क्योंकि किसी और संगीत का शौकीन को उस घर में घुसने की इजाजत नहीं है। दरवाजे पर सख्त पहरा है। मैं उत्सुकता से भर गया। तो क्या वास्तव में तुम संगीत प्रेमी बनकर उस घर में गए थे? क्या देख पाए उस स्त्री को? कैसी थी देखने में? व्योमकेश बोला, मैं तो बस एक झलक ही देख पाया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसके रूप का वर्णन करके तुम्हारे जैसे कुंवारे दोस्त की अनमोल रातों की नींद उड़ा दूं। एक शब्द ही कहूंगा, लाजवाब। कोई उम्र उसकी होगी 27 या 28 साल की, लेकिन जो भी हो यार, मैं आशु बाबू की पसंद का कायल हो गया हूं। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, मुझे यह भी लग रहा था कि अचानक तुम्हें आशु बाबू के निजी जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? व्योमकेश बोला, अनियंत्रित उत्सुकता मेरी कमियों में से एक है। दूसरी बात, आशु बाबू का वारिस मुझे परेशान किए हुए था। तो ये है आशु बाबू की वारिस? ये मेरा अनुमान है। मैंने वहां एक और व्यक्ति को देखा जिसकी आयु को होगी कोई 35 साल। देखने में काफी तड़क भड़क वाला लगा। वो दरबान के पास तेजी से आया और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर गायब हो गया। जो भी हो, विषय चाहे जितना भी मजेदार हो, पर इस समय हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है। व्योमकेश उठकर फर्श पर चक्कर लगाने लगा। मैं समझ गया कि व्योमकेश नहीं चाहता कि आशु बाबू के निजी जीवन की ये घटनाएं आशु बाबू को सुरक्षा प्रदान करने के उसके प्रयासों में आड़े आ जाए। मैं भी जानता था कि दिमाग जो है इंसान का, वो कई बार ऐसी स्थितियों में अनजाने में केंद्र बिंदु से भटक जाता है। इसलिए मैंने भी विषय बदलते हुए, क्या तुम्हें घड़ी की जांच करके कुछ मिला? व्योमकेश चलते चलते मेरे सामने रुक गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, घड़ी को जांचने के बाद मुझे 3 जानकारियां मिली हैं। पहली, ग्रामोफोन पिन साधारण एडिसन ब्रांड का है। दूसरी बात, उसका वजन ठीक 2 ग्राम है। और तीसरी बात, घड़ी अब ठीक नहीं हो सकती, उसकी मरम्मत संभव ही नहीं है। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी है। व्योमकेश ने चेयर खींचकर बैठते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मुझे यह पता चला कि जिस समय यह पिन मृतक के हृदय में दागा गया, उस समय मृतक और हत्यारे की दूरी 7-8 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। एक ग्रामोफोन पिन इतना हल्का होता है कि इससे अधिक दूरी से दागा जाए तो अपने निशाने पर नहीं लग सकता। और तुम जानते ही हो कि हत्यारे का निशाना कितना अचूक रहा है। प्रत्येक बार हथियार ने अपना काम बखूबी पूरा किया है। आश्चर्य, मैंने भी प्रश्न किया। हत्यारे ने इतने नजदीक आकर हत्या की, फिर भी गायब हो गया, पकड़ा नहीं गया। व्योमकेश बोला, यही तो सबसे बड़ी पहेली है। जरा सोचो, हत्या कर देने के बाद वो व्यक्ति भी भीड़ में खड़ा होगा। हो सकता है कि मृतक की लाश को हटाने में मदद भी कर रहा हो, फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। कितनी सफाई से उसने अपने आप को छुपाए रखा। मैंने कुछ दूर सोचकर कहा, मान लो कि हत्यारे की पॉकेट में एक ऐसा यंत्र है जो ग्रामोफोन पिन को दाग सकता हो। जैसे ही वो अपने शिकार के सामने आता है, वो अपने पॉकेट के अंदर से इस मशीन को चला देता हो। अपना हाथ वो पॉकेट में ही रखता हो, किसी को भी शक नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग चलते समय अपने हाथ पॉकेट में रखते हैं। व्योमकेश ने कहा, अगर ऐसा होता तो वो अपना ये काम फुटपाथ पर भी कर सकता था। वो अपने शिकार के सड़क पार करने के लिए ही क्यों रुकेगा? दूसरी बात, मैं ऐसे किसी मशीन को नहीं जानता जो बिना आवाज के त्वचा और मांसपेशियों को चीरकर सीधे हृदय पर आघात कर सकता हो। क्या तुमने सोचा कि इसके लिए यंत्र में कितनी शक्ति की जरूरत होगी? मैं चुपचाप सुनता रहा। व्योमकेश बहुत देर तक अपनी कोहनियों को घुटनों में रखे मुंह हाथों में लिए गहन चिंतन में डूबा रहा। अंत में बोला, मुझे लग रहा है क्या इसका जो हल है वो बहुत साधारण है और मेरे हाथों के नजदीक है, लेकिन सामने नहीं आ रहा है। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं उतना ही हाथों से फिसलता जा रहा है। उस रात हत्या के विषय पर और चर्चा नहीं हुई।
जब तक व्योमकेश सोया नहीं तब तक वो विचारों में उलझा रहा। ये जानकर कि रहस्य का हल उसके हाथों के नजदीक पहुंच गया है, जो बार बार उसके हाथों से फिसलता जा रहा है, मैंने भी उसके विचारों में व्यवधान पहुंचाना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन सुबह भी उसका चेहरा परेशान दिखाई दिया। वो जल्दी ही उठ गया और एक कप चाय पीकर चला गया। 3 घंटे बाद जब वो आया तो मैंने पूछ लिया, कहाँ गए थे? जूते के फीते खोलते हुए व्योमकेश ने बड़ी व्यस्तता से उत्तर दिया, वकील जी के पास। मैंने देखा कि वो अभी विचारों में डूबा है तो और कोई बात नहीं की। दोपहर भर वो कमरा बंद करके काम में लगा रहा। एक बार मैंने फोन पर बात करते हुए भी सुना। लगभग 4:30 बजे उसने दरवाजा खोला और झांक कर चिल्लाया, अरे भाई, कल की बात क्या भूल गए? शरीर में कांटे का रहस्य ढूंढने का समय हो रहा है। वाकई मेरे दिमाग से भी ये बात एकदम निकल गई थी। व्योमकेश ने हंसते हुए कहा, तो आजा भाई, तुम्हारा ड्रेसिंग कर दूं, हम लोग तो ऐसे ही जा नहीं सकते। मैंने उसके कमरे में घुसते हुए पूछा, क्यों, हम ऐसे ही नहीं जा सकते? व्योमकेश ने एक लकड़ी की अलमारी खोलकर टीन का बॉक्स निकाला, जिसमें से उसने क्रेप का टुकड़ा, छोटी कैंची, गोंद वगैरह कुछ चीजें निकालकर बाहर रख दी और मेरे गाल पर स्पिरिट और गोंद लगाते हुए बोला, लोगों में ये कोई अनजानी बात नहीं रह गई है कि अजित बंदोपाध्याय व्योमकेश बख्शी के परम मित्र हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। लगभग 1.25 घंटे तक व्योमकेश काम करता रहा। जब उसने अपना काम कर लिया तो मैंने शीशे में जाकर देखा तो चौंक कर मेरे मुंह से निकल गया, अरे बाबा, अजित ने मूंछ या फ्रेंच कट दाढ़ी कभी नहीं रखी। जो व्यक्ति शीशे में दिख रहा था उसकी आयु करीब 10 वर्ष अधिक होगी। गालों पर कुछ झाइयां थी और रंग भी कुछ दबा हुआ था। मैंने थोड़े डरते हुए पूछा, यदि पुलिस ने पकड़ लिया तो? व्योमकेश बड़े धैर्य से बोला, रे डरो नहीं, काबिल से काबिल पुलिस वाला भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुमने वेश बदला है। यदि तुम्हें भरोसा नहीं हो तो नीचे सड़क पर जाओ और अपनी जान पहचान के किसी भी व्यक्ति से पूछो कि अजीत बाबू कहाँ रहते हैं। मेरा आतंक और भी बढ़ गया। मैंने कहा, नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही जाऊंगा। मैं जब चलने के लिए तैयार हो गया तो व्योमकेश बोला, तुम्हें मालूम भी है तुम्हें क्या करना है? बस लौटते समय सावधान रहना, हो सकता है तुम्हारा पीछा किया जाए। क्या इसकी भी आशंका है? किसी भी आशंका को निर्मूल नहीं किया जा सकता अजित बाबू, मैं घर पर ही हूं। कोशिश करना कि काम पूरा करके जल्दी से जल्दी लौट सको। घर से बाहर निकलकर पहले तो मैं घबराता रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बदले हुए वेश से कोई भी आकर्षित नहीं हो रहा है तो मैं सहज हो गया और मेरा आत्मविश्वास भी लौट आया। सड़क के कोने में पान की दुकान से मैं पान खाता रहा हूं। पान वाला पश्चिम का है और मुझे देखकर हमेशा अभिवादन करके पान बना देता है। मैंने उसकी दुकान पर जाकर पान मांगा। उसने पान बनाकर मुझे दिया। मेरे पैसे देने पर उसने एक सरसरी निगाह से देखा और पैसे ले लिए। 5 बज गए थे और अधिक समय अब बचा नहीं था। मैं ट्राम पकड़कर एस्प्लेनेड में उतरा और निर्धारित स्थल की ओर बढ़ने लगा। हालांकि ये कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं थी और न ही मेरे मन में रूमानी सपने थे, फिर भी एक प्रकार की उत्सुकता और उत्तेजना का एहसास हो रहा था। लेकिन यह उत्तेजना भी जल्दी ही खत्म हो गई। भीड़ के रेले में खंभे की तरह एक ही जगह पर जमे रहना कोई मामूली काम तो था नहीं। अब तक न जाने कितने लोगों की कोहनी और घुटने टकरा चुके थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लैंप पोस्ट पर टिक कर यूं ही खड़े रहने पर एक और भी डर पैदा हो गया, क्योंकि सड़क के उस पार क्रॉसिंग पर खड़ा सार्जेंट मुझे कई बार घूर चुका था। अगर वो मेरे पास आए और पूछे कि मैं यहां क्या कर रहा हूं तो उसकी नजरों से बचने के लिए मैंने सामने व्हाइट वे लेड लॉज के सजावटी शोरूमों पर अपनी दृष्टि गड़ा दी, जैसे कि मैं उनमें रखी सुंदर वस्तुओं को निहार रहा हूं। मैंने सोचा कि पॉकेट मार समझकर पकड़ा जाऊं, इससे तो बेहतर है कि शहर देखने आया एक मूर्ख और गंवार बनकर ही खड़ा रहूं। मैंने अपनी घड़ी देखी। 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। 10 मिनट बिताकर मैं इस झंझट से पार हो जाऊंगा। व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। मैं खंबे से टिककर जरूर खड़ा था, लेकिन बार बार कुर्ते की जेब टटोल रहा था। जेब अब तक खाली थी। आखिरकार 6 बजे और मैंने आहिस्ता से लैंप पोस्ट से अपना कंधा हटाया। एक बार और जेब टटोली, पर निराशा ही हाथ लगी। निराशा के साथ साथ मन में खुशी भी हुई। आखिर में जाकर मुझे एक उदाहरण मिला था जिसके आधार पर मैं व्योमकेश को चिढ़ा सकूंगा कि उसके सभी अनुमान सही नहीं होते हैं।
मन ही मन खुश होते हुए मैंने एस्प्लेनेड डिपो की तरफ कदम बढ़ाए थे कि फोटो चाहिए बाबू शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मैंने मुड़कर देखा कि लुंगी पहने एक मुस्लिम नौजवान हाथ में एक लिफाफा लिए मेरी ओर देख रहा है। दुविधा में मैंने हाथ में लिफाफा ले लिया और लेने के बाद जैसे ही उसमें से अश्लील फोटो निकलकर जमीन पर बिखरी, मैं घबरा गया। मैं जानता था कि कलकत्ता की सड़कों पर यह धंधा चलता है। मैंने अपने हाथ को उसकी ओर बढ़ाते हुए घृणा से इनकार कर दिया, लेकिन इससे पहले ही वो आदमी गायब हो गया। मैंने दाएं बाएं चारों ओर देखा, पर वो लुंगी वाला आदमी कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं हैरानी में खड़ा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एकाएक दबी हुई स्थिर आवाज ने मेरे विचारों को भंग कर दिया। मेरे बगल में एक उम्र वाला अंग्रेज व्यक्ति खड़ा था। मुझे न देखकर वो सामने की ओर देख रहा था और शुद्ध बांग्ला में एक जानी पहचानी आवाज में बोल रहा था, मैं देख रहा हूं कि तुम्हें पत्र मिल गया है, इसलिए अब घर जाओ, सीधे नहीं बल्कि घूम कर जाओ। ट्राम से पहले बो बाजार जाओ, वहां से उतरकर हावड़ा क्रॉसिंग तक बस लो, फिर टैक्सी से घर। इतने में हमारे सामने सर्कुलर रोड जाने वाली ट्राम आकर रुकी और वो आदमी उछलकर उस ट्राम में चढ़ गया। आधे कलकत्ता का चक्कर लगाने के बाद जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि व्योमकेश आराम कुर्सी पर पैर फैलाए चुरुट पी रहा है। तो मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, तो साहब आप कब लौटे? व्योमकेश ने धुआं उड़ाते हुए कहा, 20 मिनट हो गए होंगे। मैंने कहा, तुमने मेरा पीछा क्यों किया? अरे इसलिए क्योंकि मैं कुछ ही मिनटों के लिए चूक गया था। जब तुम लैंप पोस्ट पर कंधा टिकाकर खड़े थे उस समय मैं लैडला के अंदर रेशमी मोजे देख रहा था और कांच की पारदर्शी दीवारों से तुम पर नजर रखे हुए था। उस समय शरीर में कांटे का सरगना तुम्हें देखकर हिम्मत बंधा रहा था। उसका भी कारण था क्योंकि तुम हड़बड़ी में बार बार पॉकेट देख रहे थे, इसलिए वो रुककर चांस ले रहा था। मुझे स्टोर से बाहर आने में कुछ मिनट ही लगे होंगे, लेकिन तब तक तुम वहां से हट गए थे और पत्रवाहक को तुम्हें लिफाफा देने का पूरा समय मिल गया। जब तुम कुछ दूरी पर मुझे मिले तो तुम हाथ में लिफाफा लिए भौचक खड़े थे। तुम्हें वो लिफाफा कैसे मिला? जब मैंने लिफाफा पाने का वृत्तांत सुनाया तो व्योमकेश ने पूछा, तुमने ठीक से उस आदमी को देखा? उसका चेहरा याद कर सकते हो? मैंने कुछ देर सोचकर कहा, नहीं, बस इतना ही याद है कि उसके नाक के पास एक बड़ा सा मस्सा था। निराश होकर व्योमकेश सिर हिलाते हुए बोला, वो तो जाली था, असल नहीं था। जैसे ही तुम्हारी ये दाढ़ी मूछे वैसे ही। जो भी है, लाओ देखो तो सही वो पत्र क्या है। तब तक तुम ये मेकअप उतार लाओ। जब तक मैं अपना वेश उतार कर वापस आया तो देखा व्योमकेश का व्यवहार एकदम बदल गया है। वो उत्तेजना में दोनों हाथ पीछे किए तेज कदमों से चहलकदमी कर रहा है। उसके चेहरे पर एक चमक थी। मेरा हृदय उम्मीद में धड़कने लगा। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या है उस चिट्ठी में? कुछ मिला क्या? एक नियंत्रित उल्लास से व्योमकेश ने मेरी पीठ ठोंकते हुए कहा, जी एक बार बताओ, क्या तुमने हावड़ा ब्रिज को तब देखा है जब वो जहाज आने पर खुलता है? मेरा दिमाग भी ठीक वैसा था। दो छोर दो तरफ से आकर मिलते हैं, लेकिन बीच में एक छोटा सकरा भाग खाली रह जाता है। छोटे से पुल के लिए आज वो हिस्सा भर गया। ये कैसे हुआ? क्या है उस पत्र में? व्योमकेश ने वो कागज मेरे हाथों में पकड़ा दिया। मैंने तब भी देखा था कि लिफाफे में उन अश्लील चित्रों के अलावा भी एक कागज है, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाया था। अब पढ़ रहा हूं। बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा गया था, तुम्हारे शरीर का कांटा कौन है, उसका नाम और पता क्या है, तुम जो चाहते हो उसे एक कागज पर साफ अक्षरों में लिख दो, कुछ भी मत छिपाओ। अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। कागज को लिफाफे में सीलबंद करके रविवार 10 मार्च की आधी रात को खिदिरपुर रेसकोर्स पहुंचो और रेसकोर्स से सटी सड़क पर पश्चिम की ओर चलना शुरू करो। तुम्हें दूसरी ओर से एक साइकिल सवार आता दिखाई देगा। तुम्हारी पहचान के लिए उसने धूप का चश्मा पहना रहा होगा। जैसे ही तुम उसे देखो, अपने हाथ में लिफाफे को दिखाते हुए आगे बढ़ते जाओ। वो साइकिल सवार तुम्हारे हाथ से लिफाफा ले लेगा और समय आने पर तुमसे संपर्क किया जाएगा। कृपया अकेले और पैदल चलकर ही आओ। यदि तुम्हारे साथ किसी और को देखा गया तो हमारा मिलन रद्द कर दिया जाएगा। सावधानी से मैंने उसे 2 या 3 बार पढ़ा। इसमें शक नहीं कि यह सब बहुत ही विचित्र और उतना ही रोमांचक भी था, इसलिए मैंने पूछ लिया, लेकिन यह तो बताओ कि आखिर यह सब क्या है? मेरा मतलब है
मुझे कुछ दिखाई नहीं। तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता? हाँ, इतना तो है कि जो तुमने कल भविष्यवाणी की थी वो सब सच निकली है। ये भी दिखाई देता है कि उस व्यक्ति को अपनी पहचान छिपाने में उसकी कोई मंशा रही होगी, लेकिन उसके बाद क्या? अब सूरदास जी को कैसे दिखाया जाए? जो साफ दिखाई दे रहा है वो तुम्हें अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। एकाएक व्योमकेश रुक गया। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज थी। वो एक पल तक सुनता रहा, फिर बोला, आशु बाबू हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसने वो कागज मेरे हाथ से ले लिया और अपनी पॉकेट में रख लिया। जब आशु बाबू अंदर आए तब उनकी शक्ल देखने लायक थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक ही दिन में उनका चेहरा ऐसे बदल जाएगा। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल उलझे हुए, गालों में गड्ढे दिखाई दे रहे थे, आंखों के चारों ओर काले स्याह गोले। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी गहरे आघात से उन्हें सिर से पांव तक हिला दिया है। कल जब वे लगभग मौत से बचकर आए थे तब भी मैंने उनको इतना हैरान परेशान नहीं देखा था। उन्होंने अपने आप को सामने की कुर्सी पर लगभग फेंकते हुए कहा, बुरी खबर है व्योमकेश बाबू, मेरे वकील विकास मलिक लापता हो गए हैं। सहानुभूति दिखाते हुए गंभीर स्वर में व्योमकेश बोला, मुझे मालूम था। आपको शायद ये पता चल गया होगा कि जोड़ा साकों का आपका दोस्त भी उसके साथ मारा गया है। आशु बाबू अवाक होकर उसे देखते रह गए। कुछ क्षण बाद बोले, तुम्हें मालूम है सब कुछ? सब कुछ, व्योमकेश शांत स्वर में बोला। मैं कल जोड़ा सांको गया था, वहां मैंने विलास मल्लिक को भी देखा। काफी दिनों से विलास बाबू और उस घर में रहने वाली महिला आपके विरुद्ध साजिश में लगे हुए थे और जाहिर है कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी। आपकी वसीयत लिखने के बाद विलास बाबू आपके वारिस से मिलने गए थे। शुरू में तो शायद ये उनकी केवल उत्सुकता रही हो, पर बाद में तो आप समझ ही सकते हैं। वे दोनों इन तमाम वर्षों में सही मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे। आशु बाबू, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं। एक दगाबाज औरत और धोखेबाज वकील के चंगुल से बिल्कुल आजाद हो गए। आपके जीवन को कोई खतरा नहीं है। अब आप सड़क के बीचों बीच निर्भय होकर चल सकते हैं। आशु बाबू ने चिंतित निगाहों से व्योमकेश को देखा और पूछा, मतलब? अरे मतलब स्पष्ट है। जिस संशय से आप घिरे रहते थे और बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, वो एक सच्चाई थी। उन दोनों ने आपकी हत्या का षड्यंत्र रचा था, लेकिन अपने हाथों से नहीं। इस शहर में एक आदमी रहता है, कोई नहीं जानता कि वो कौन है या कैसा लगता है, लेकिन उसके जालिम हथियार ने अब तक बड़ी खामोशी से 5 सीधे साधे मासूम लोगों को इस धरती से साफ कर दिया। यदि आपका भाग्य साथ नहीं होता तो आप भी उन्हीं के कदमों में चलकर अपनी जान खो देते। कई मिनटों तक आशु बाबू अपने हाथों में मुंह छिपाए बैठे रहे। अंत में उन्होंने एक उदास ठंडी सांस छोड़ी और बोलना शुरू किया, मैं इस बुढ़ापे में अपने पापों की सजा भोग रहा हूं, इसलिए मैं किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता। 38 साल तक मेरे चरित्र पर कोई दाग नहीं था, लेकिन फिर एकाएक पैर फिसल गया। इतनी खूबसूरत स्त्री को देखकर मेरा माथा घूम गया। शादी से मेरा शुरू से लगाव नहीं रहा, लेकिन एकाएक मैं उससे विवाह करने के लिए पागल हो गया। अंत में एक दिन मुझे पता चला कि वो एक नाचने वाले की बेटी है, इसलिए शादी तो नहीं हो सकती थी, पर मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। मैं उसे अपने साथ ले आया और उसके लिए किराए पर मकान ले लिया। उसके बाद आज तक यानी 12 वर्षों से मैं उसकी देखभाल पत्नी के रूप में करता रहा हूं। आप ये जान ही गए हो कि मैंने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम लिख दी और इस भ्रम में रहा कि वो अभी मुझे पति की तरह उतना ही प्यार करती है। मुझे कभी कोई संदेह नहीं हुआ। इस सच्चाई को समझ नहीं पाया कि पाप से जन्मी स्त्री में निष्ठा या वफादारी संभव ही नहीं है। जो भी हो, बुढ़ापे में मिले इस सबक का फायदा तो मैं अब दूसरे जन्म में ही ले पाऊंगा। एक अंतराल के बाद उन्होंने टूटती आवाज में पूछा, आपको मालूम है ये दोनों कहां गए हैं? व्योमकेश ने कहा, नहीं, इस जानकारी का कोई फायदा भी नहीं है। आप दोनों के पीछे उस रास्ते पर जा भी नहीं सकते जहां उनका भाग्य उन्हें खींच कर ले जा रहा है। आशु बाबू, आपका यह सामाजिक उल्लंघन हो सकता है, समाज की दृष्टि में निंदनीय ही माना जा सकता है, लेकिन विश्वास कीजिए, मेरी दृष्टि में आप हमेशा सम्मानित रहेंगे। आपका हृदय कीचड़ और दलदल से निकलकर सही स्थान पर आ गया है। आपने अपनी ईमानदारी फिर से हासिल कर ली है और यही योग्यता तारीफ के लायक है। फिलहाल
आपको गहरा आघात पहुंचा है, और वो कौन होगा जो इतना बड़ा धोखा झेलकर मायूस भी नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि इससे बढ़िया किस्मत आपको नहीं मिलने वाली थी। भावनाओं में डूबी आवाज में आशु बाबू बोले, व्योमकेश बाबू, आयु में आप मुझसे छोटे हैं, पर जो दिलासा और भरोसा आपने मुझे दिया है वो मेरी उम्मीदों से कहीं ऊपर है। अपने पाप की सजा जब कोई भोगता है तो कोई भी उससे सहानुभूति नहीं दिखाता, इसलिए पछतावा इतना कठिन माना जाता है। आपकी सहानुभूति और दया ने मेरे कंधों का आधा बोझ हल्का कर दिया है। इससे ज्यादा क्या कहूं, जीवन भर आपके इस कर्ज का कर्जदार रहूंगा। आशु बाबू के चले जाने के बाद उनकी दुख भरी कहानी ने पूरी शाम मुझे बोझिल बनाए रखा। सोने से पहले मैंने व्योमकेश से केवल एक प्रश्न पूछा, तुम्हें कब पता चला कि वो स्त्री और विकास बाबू आशु बाबू की हत्या के प्रयास के पीछे हैं? व्योमकेश ने ऊपर छत में लगी बीमों से अपनी दृष्टि हटाते हुए कहा, कल शाम को। तब तुमने उसे भागने से पहले पकड़ा क्यों नहीं? अरे सब कुछ व्यर्थ हो जाता, क्योंकि उनका अपराध किसी भी अदालत में साबित नहीं किया जा सकता था। लेकिन उन्हें पकड़ने से ग्रामोफोन पिन के रहस्य के हत्यारे का पता तो लग सकता था। व्योमकेश ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, अगर यह मुमकिन होता तो मैं उन्हें निजी तौर पर भाग जाने में मदद नहीं करता। अच्छा, तो क्या तुमने उन्हें भागने में मदद की है? हाँ, अब चूंकि आशु बाबू उनके शिकार होने से बच गए थे तो वो दोनों तो भागने की योजना बना ही चुके थे। मैं आज सुबह विलास बाबू के घर गया था और बातों ही बातों में मैंने उन्हें बता दिया कि मैं पहले ही बहुत कुछ जान चुका हूं और वे तुरंत ही नहीं भाग जाते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। विलास बाबू बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने देर नहीं की, शाम को ही अपने साथी के साथ ट्रेन पकड़ ली। लेकिन उनके भागने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? मैंने पूछा। व्योमकेश जोर की अंगड़ाई लेते हुए बोला, अरे अधिक लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी निकृष्ट योजना के चक्र में मैंने एक छोटा सा तार जरूर घुसा दिया है। अब विलास बाबू खाली हाथ तो जाने वाले हैं नहीं, वो अपने साथ सभी मुवक्किलों का पैसा भी ले गए। अब तक मैं समझता हूं कि पुलिस ने उन्हें वर्तमान में पकड़ लिया होगा, क्योंकि पुलिस को इसकी सूचना पहले से थी। जो भी हो, अब कम से कम 2 साल जेल की सजा से तो नहीं बच सकते। अब उनकी सही सजा तो उम्र कैद होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थितियों में यह मुमकिन नहीं है, तो कम से कम 2 साल की कैद कुछ नहीं तो अच्छा ही है। दूसरे दिन सुबह सुबह हमारे यहां एक अजनबी का आगमन हुआ। मैंने चाय पीकर अखबार खोला ही था कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। व्योमकेश ने सजग होकर देखा और जोर से बोला, कौन है? अंदर आइए। शालीन कपड़ों में एक 30-32 साल के युवक ने प्रवेश किया। उसका चेहरा दाढ़ी मूछ से साफ था और जिस अंदाज से वो अंदर आया था उससे लगता था कि वो एथलीट है। मुस्कुराते हुए उसने अभिवादन किया और बोला, आशा है सुबह सुबह आने से आपको कोई असुविधा नहीं होगी। मेरा नाम प्रफुल्ल रॉय है, मैं बीमा एजेंट हूं। और कुर्सी पर बैठकर जोर से हंस दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांत रहने पर प्रियदर्शी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन हंसते हुए उनका चेहरा विकृत हो जाता है। प्रफुल्ल रॉय उन्हीं में से एक था। वो शायद पान का शौकीन था, क्योंकि हंसते ही उसके दांतों में कत्थे की लाली दिखाई दे गई। मैं यही सोच रहा था कि एक अच्छा भला चेहरा कैसे इतना विकृत किया जा सकता है। मैं बीमा एजेंट जरूर हूं, लेकिन मेरे आने का कारण दूसरा है। आजकल हालांकि हम लोगों के जाने से हमारे अपने ही मित्र संबंधी दरवाजा बंद कर लेते हैं। मैं उनको दोष भी नहीं देता, लेकिन भरोसा कीजिए मैं इस समय बीमा एजेंट बनकर नहीं आया हूं। आप, मुझे लगता है कि आप ही प्रसिद्ध डिटेक्टिव व्योमकेश बाबू हैं और मैं आपके पास एक निजी मामले में राय लेने के लिए आया हूं श्रीमान, यदि आपको कोई आपत्ति नहीं हो। व्योमकेश के होठों पर एक उलझन की रेखा उभर आई। वो बोला, लेकिन परामर्श से पहले एडवांस भी होता है जनाब। प्रफुल्ल रॉय ने तुरंत अपने बटुए से 10 रुपए का नोट निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो बहुत पर्सनल तो नहीं है, लेकिन वो कहते कहते रुककर मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा। मैं जैसे ही उठने को हुआ तो व्योमकेश ने सधे शब्दों में कहा, ये मेरे सहयोगी और मित्र हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं इनके सामने कह सकते हैं। प्रफुल्ल राय बोला, क्यों नहीं, जरूर। आप चूंकि ये सहयोगी हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। आप क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, याद आया आप अजीत बाबू हैं। मैं नहीं जानता था कि आप व्योमकेश बाबू के दोस्त भी हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि इतने प्रसिद्ध डिटेक्टिव के साथ काम करते हैं, इतने विचित्र मामलों और अपराधों को सुलझाने में सहायता करते हैं। आपके जीवन में तो शायद ही कोई निरीक्षण आता होगा।
कभी कभी मैं सोचता हूं कि बीमा एजेंट का निरर्थक जीवन त्याग कर आप जैसा ही कोई काम शुरू किया जाए। उसने जेब से पान की डिबिया निकालकर एक पान मुंह में दबा लिया। व्योमकेश इस सारे वृत्तांत से व्याकुल हो रहा था। उसने परेशान होते हुए कहा, मैं समझता हूं कि आप अब अपना केस बताएं जिस पर मेरी आप राय चाहते हैं। प्रफुल्ल रॉय ने तुरंत उत्तर देते हुए कहा, सर उसी पर आ रहा हूं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मैं बीमा एजेंट हूं और बंबई की कंपनी ज्वेल इंश्योरेंस के साथ काम करता हूं। मैंने कंपनी को 10 से 12 लाख रुपए का फायदा पहुंचा और इसके पुरस्कार के रूप में कंपनी ने मुझे कलकत्ता में अपने कार्यालय का प्रेसिडेंट बना दिया। अब 8 महीनों से इस शहर में मैं लगातार रह रहा हूं। कुछ महीने तो मेरे कामकाज में अच्छे बीते, फिर एकाएक समस्या पैदा हो गई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक प्रतियोगी कंपनी का एक कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं कंपनी के छोटे मोटे कमीशन के मामले नहीं देखता, मैं केवल बड़े कमीशन के अमाउंट देखता हूं। अब हुआ यूं कि इस व्यक्ति ने मेरे बड़े ग्राहकों को चुराना शुरू कर दिया। जहां भी मैं जाता उसके बाद ये व्यक्ति मेरी कंपनी के बारे में झूठी शिकायतें करके मेरे ग्राहकों को मेरे हाथों से छीन लेता। धीरे धीरे बड़े कमीशनों की बीमा पॉलिसी मेरे हाथों से जाने लगी। इस तरह 4-5 महीने और बीत गए। मुझे ऊपर से काम बढ़ाने के लिए दबाव आने लगा, लेकिन इस व्यक्ति से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझा। यदि मैं कानून का सहारा लेकर उस पर मुकदमा करता तो मेरी कंपनी की छवि खराब होती है, पर मुझे किसी भी तरह खून पीने वाली इस जोंक को उखाड़ फेंकना है। इसी उधेड़-बुन में कई महीने बीत गए और फिर चुपके से प्रफुल्ल रॉय ने अपने बटुए से 2 चिट निकाली और छोटी चिट को व्योमकेश की ओर बढ़ाते हुए बोला, लगभग 2 हफ्ते पहले इस विज्ञापन ने मेरा ध्यान खींच लिया। आपने शायद नहीं देखा हो और आप देखेंगे भी क्यों। लेकिन सर, है तो एक छोटा सा क्लासिफाइड विज्ञापन, पर इसे पढ़ते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। क्या मेरा केस भी शरीर में कांटे जैसा ही है? मैंने सोचा देखूं मेरे शरीर का कांटा भी यदि निकाल सके। मैं जिस परेशानी में फंसा हूं उसमें तो मैं कोई मुझसे जादुई ताबीज पहनने को कहता तो भी मैं पहन लेता। मैंने गर्दन तिरछी करके देखा, वो उसी शरीर में कांटे के विज्ञापन की क्लिपिंग थी। प्रफुल्ल राय बोलता गया, आपने पढ़ा है ना विचित्र? जो भी है, निर्धारित दिन यानी पिछले सप्ताह शनिवार में गया और क्रिसमस ट्री की तरह उस लैंप पोस्ट से टिक कर खड़ा हो गया। खड़े रहने में क्या दुर्गति हुई। खड़े खड़े मेरे पांव सो गए और सब बेकार गया, कोई नहीं आया। अंत में निराश होकर जब मैं चलने लगा तो मुझे पता चला कि मेरी पॉकेट में एक चिट्ठी है। उसने दूसरी चिट व्योमकेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, पढ़कर देख लीजिए, यह है वो चिट्ठी। व्योमकेश ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। मैं उठकर व्योमकेश के पीछे कंधों के पास खड़े होकर पढ़ने लगा। वो हूबहू ठीक वैसी ही चिट्ठी थी जो मुझे भी मिली थी। अपवाद केवल एक ही था, इसमें मिलने की तिथि रविवार के स्थान पर सोमवार 11 मार्च थी। प्रफुल्ल राय ने हमें पत्र पढ़ने का समय दिया। उसके बाद अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा, पहले तो मुझे पता नहीं कि ये चिट्ठी मेरे पॉकेट में कैसे पहुंची, लेकिन इसको पढ़ने के बाद मैं एक अनजाने भय से ग्रस्त हो गया हूं सर। मुझे रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है और इस चिट्ठी में शुरू से अंत तक केवल रहस्य ही रहस्य है। लगता है इसमें कोई अशुभ उद्देश्य छुपा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो इतनी गोपनीयता क्यों है? मैं नहीं जानता कि ये आदमी कौन है, क्या है। मैंने उसे कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की और वो मुझसे चाहता है कि एक आधी रात को सुनसान सड़क पर चलूं। क्या ये डरने की वजह नहीं है? आप ही बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? उसने सीधे मुझे देखते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, व्योमकेश बोला, अब कृपया करके ये बताइए कि किस बात के लिए मेरा परामर्श चाहते हैं। कुछ उलझन में प्रफुल्ल राय बोला, अरे यही तो पूछ रहा हूं। मैं इस पत्र के लेखक को नहीं जानता, लेकिन उसका मंतव्य मुझे भरोसेमंद नहीं लग रहा है। अब इसे देखते हुए क्या मेरे लिए उचित होगा कि इस पत्र के उत्तर स्वरूप में वहां जाऊं? मैं पिछले 2 सप्ताह से सोच रहा हूं, लेकिन कोई हल नहीं सूझा है। अब यदि मुझे करना ही है तो मेरे पास केवल 1 दिन का समय रह गया है, इसलिए कोई रास्ता नहीं सूझने पर मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं। व्योमकेश एक क्षण सोचता रहा, फिर बोला, मुझे खेद है कि मैं आज आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा।
क्यों ना आप दोनों चिट को यहीं छोड़ के जाइए, पहली फुर्सत में ही आपको हल बता दूंगा। प्रफुल्ल रॉय ने कहा, लेकिन कल मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे दफ्तर के कई काम कर रहे हैं, आज रात तक नहीं हो सकता। यदि मैं देर रात करीब 8-9 बजे तक आऊं, हो पाएगा? व्योमकेश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, आज तो मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। और यह सोचकर कि आसामी हाथ से ही न निकल जाए, व्योमकेश ने एक उड़ती दृष्टि प्रफुल्ल रॉय पर डाली और विषय बदलते हुए कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप कल दोपहर बाद 4 बजे के लगभग भी आ जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो तय रहा, मैं कल आता हूं। उसने पान की डिबिया निकालकर 2 पान मुंह में दबा लिया और बोला, लीजिए, आप पान खाते हैं या नहीं? कुछ ऐसी ही आदतें हैं जो आदमी छोड़ नहीं पाता। खाना छोड़ सकता हूं लेकिन पान नहीं। तो ठीक है, कल मिलते हैं, नमस्कार। हमने उसे अभिवादन का उत्तर दिया। वो दरवाजे तक जाकर रुक गया, फिर मुड़कर बोला, अगर पुलिस को इसकी खबर कर दी जाए? मैं समझता हूं कि पुलिस छानबीन करके उस आदमी का पता जरूर कर लेगी। व्योमकेश एकाएक क्रोध में आ गया। उसने आवेश में उत्तर दिया, यदि आपको पुलिस के पास जाना है तो मेरे मदद की अपेक्षा ना करिए। अरे मैंने पुलिस के साथ कभी काम नहीं किया है, ना कभी करना चाहता हूं। लीजिए, अपने पैसे ले जाइए। उसने 10 रुपए के नोट की ओर संकेत किया जो मेज पर रखा था। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो बस आपकी राय जानना चाहता था, लेकिन आप इतना विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, मैं जाता हूं। और प्रफुल्ल रॉय तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद व्योमकेश ने उस नोट को उठाया और अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। मैं जानता था कि कभी कभी वो क्रोध में उद्वेलित हो जाता था, लेकिन थोड़ी देर का एकांत उसे शांत कर देता था। इसलिए अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के बावजूद मैंने अनपढ़े अखबार को उठाया और उसके पन्नों में डूब गया। कुछ ही देर बाद मैंने सुना कि व्योमकेश अपने कमरे में बोल रहा है, शायद टेलीफोन कर रहा था। मुझे वो अंग्रेजी वाक्य भी सुनाई दिए। टेलीफोन का वार्तालाप लगभग 1 घंटे तक चला होगा। उसके बाद वो कमरे से निकला। वो अब पहले की तरह सामान्य और खुश दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, किससे बात कर रहे थे? मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना वो बोला, तुम्हें मालूम है, कल जब तुम एस्प्लेनेड से लौट रहे थे तब तुम्हारा पीछा किया जा रहा था। चौंक कर मैंने कहा, नहीं तो, सच में? व्योमकेश ने कहा, जी हां, ये शक की बात नहीं है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति के साहस पर हैरत होती है। और वो हंसने लगा। मैं अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि मेरा पीछा करने में साहस की बात क्या हो सकती है, लेकिन कभी कभी व्योमकेश के बातचीत ऐसी चकराने वाली होती है कि उसका अर्थ ढूंढने की हर कोशिश बेकार हो जाती है। उससे पूछने का भी प्रश्न नहीं उठता था, क्योंकि जब तक सही समय नहीं आएगा वो उसका उत्तर देगा ही नहीं। इसलिए मैं समय खोटी न करके नहाने चला गया। व्योमकेश ने पूरी दोपहर और शाम इधर उधर बैठकर काट दी, कोई काम नहीं किया। मैंने प्रफुल्ल राय के बारे में कुछ प्रश्न भी किए, लेकिन वो आंखें बंद करके बैठा रहा जैसे उसने सुना ही नहीं हो। अंत में उसने आंखें खोलकर ऊपर देखा और उठ बैठा। प्रफुल्ल राय, वो व्यक्ति जो सुबह आया था? अरे नहीं यार, अभी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच पाया हूं। रात को खाने के बाद हम लोग सिगरेट पी रहे थे। जैसे ही 10:30 बजे व्योमकेश ये कहते हुए उठ पड़ा। अरे जागो, उठो, ओ सोने वालों, तैयार होने का समय आ गया है, वरना मिलन की घड़ी बीत जाएगी। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब है यार तुम्हारा? व्योमकेश बोला, चलो, हम लोगों को शरीर में कांटे के स्थल पर मिलने जाना है कि नहीं, उनका सम्मान करना है कि नहीं, याद है? मैंने कुछ संशय में खड़े होकर कहा, अरे मुझे माफ करो महाराज, इतनी रात गए मैं कहां जाऊं, अकेले नहीं जाऊंगा कहीं, तुम चाहो तो खुद चले जाओ। अरे मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन तुम्हें भी चलना चाहिए। लेकिन क्या जाना जरूरी है? यह जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी शरीर के कांटे के मामले में क्यों? अरे इसकी जगह तुमने यदि ग्रामोफोन पिन वाले रहस्य पर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो अब तक गुत्थियां सुलझ गई होती। सही कह रहे हो, लेकिन इस बीच एक छोटी सी उत्सुकता पूरी करने में क्या नुकसान है? ग्रामोफोन का पिन तो कहीं भागा नहीं जा रहा है। दूसरा, प्रफुल्ल राय कल आएगा, उसके लिए हमें कुछ तो जानकारी चाहिए। लेकिन हम दोनों के जाने से बात नहीं बनती। पत्र में जोर देकर कहा गया है कि केवल एक ही आदमी को आना होगा। अरे मैंने उसका प्रबंध कर लिया है, अब कृपा करके दूसरे कमरे में चलिए महाराज, समय बीता जा रहा है। कमरे में जाकर व्योमकेश ने फुर्ती से मेरा मेकअप कर दिया। मैंने सामने दीवार पर लगे शीशे में देखा, मेरी पुरानी मूंछ और फ्रेंच कट दाढ़ी लौट आई थी। उसके बाद वो अपने मेकअप में लग गया।
उसने अपने चेहरे को नहीं बदला, केवल अलमारी से काला सूट और काले रबड़ सोल वाले जूते निकाले और पहन लिए। फिर उसने मुझे शीशे से 5-6 फीट दूर खड़ा कर दिया और ठीक मेरे पीछे खड़े होकर बोला, क्या तुम शीशे में मुझे देख सकते हो? नहीं। ठीक है, अब चलो आगे। अब क्या तुम मुझे देख सकते हो? नहीं। मैंने जवाब दिया, नहीं। तो ठीक है, काम बन गया। अब केवल एक आइटम रह गया। वो क्या है? मैं जब व्योमकेश के कमरे में घुसा तो 2 अंडाकार चीनी मिट्टी की प्लेटें मेज पर रखी दिखाई दी, ठीक वैसे ही जैसे रेस्तरां में मटन चाप परोसा जाता है। उसने एक प्लेट को मेरे सीने पर रखकर एक चौड़े कपड़े से कसकर बांध दिया और बोला, ध्यान रखना, ये फिसलनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद तुम कोट पहनकर बटन लगा लोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, ये सब क्या है? व्योमकेश हंसते हुए बोला, अरे भाई, हमें भी शस्त्रों से सुसज्जित होना है ना? मैं भी एक प्लेट लगा रहा हूं। व्योमकेश ने अपनी दूसरी प्लेट बास्केट के अंदर लगाई और सारे बटन बंद कर लिए। उसे कपड़े से बांधने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस प्रकार भेष बदलकर हम लोग 11 बजे घर से निकल गए। व्योमकेश चलने से पहले फुर्ती से अलमारी से कुछ चीजें निकालकर अपनी पॉकेट में रखता जा रहा था। उसने पूछा, क्या तुमने वो चिट्ठी रख ली? अरे छोड़ो, एक सादा कागज मोड़कर लिफाफे में रख लो। हमें सियालदह क्रॉसिंग पर टैक्सी मिल गई। सड़कें खाली हो गई थीं। अधिकतर दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। हमारी टैक्सी चौरंगी की ओर भागी जा रही थी। हम लोग उस जगह पर उतर गए जहां कालीघाट और खिदिरपुर जाने वाली ट्राम लाइनें अलग होती हैं। टैक्सी ड्राइवर भाड़ा लेकर हॉर्न बजाते हुए चला गया। मैंने चारों ओर देखा, सड़क पर एक आदमी भी नजर नहीं आया। चारों ओर से पड़ने वाली लैंप पोस्ट की रोशनी सुनसान नगर के दृश्य को और भी भूतहा बना रही थी। मेरी घड़ी में आधी रात होने में केवल 10 मिनट बाकी थे। हम लोगों ने अपने रोल को टैक्सी में ही समझ लिया था, इसलिए अब बातचीत की जरूरत नहीं थी। मैंने सड़क पर चलना शुरू किया। व्योमकेश एक शांत छाया के रूप में कुछ दूरी पर मेरे पीछे चल रहा था। उसके काले कपड़े और बेआवाज रबड़ के जूतों ने उसकी मौजूदगी को बिल्कुल छिपा लिया था। वो अपने कदम मेरे कदमों से मिलाते हुए मेरे से 6 फीट पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे खुद लग रहा था कि मैं अकेला ही सड़क पर चल रहा हूं। स्ट्रीट लाइटों की दूरियों के कारण रोशनी मध्यम थी। यदि सड़क के इर्द गिर्द बिल्डिंग होती तो रोशनी के प्रति छाया बढ़कर उस स्थल को और अधिक प्रकाशमय बना सकती थी। इसके विपरीत चारों ओर के वीराने ने प्रकाश की आधी शक्ति को अपने में ही सोख लिया था। ऐसी स्थिति में कोई भी सामने से आने वाला व्यक्ति यह कहकर नहीं चल सकता कि मैं अकेला नहीं हूं और मेरे पीछे एक छाया चुपचाप मेरे कदमों से मेरे साथ साथ चल रही है। सड़क के एक ओर की ट्राम लाइनें कुछ समय के लिए बंद पड़ी थी। दूसरी ओर रेसकोर्स पर लगा सफेद रेलिंग सीधे चला जा रहा था। मैंने सड़क के बीच में चलना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर कहीं घड़ी में 12 बजने के घंटे बजने लगे। जैसे ही घंटों की आवाज बंद हुई, व्योमकेश ने पीछे से दबे स्वर में कहा, अब लिफाफे को हाथ में पकड़ लो। मैं भूल ही चुका था कि व्योमकेश मेरे पीछे ही चल रहा है। मैंने फुर्ती से जेब से लिफाफा निकालकर हाथ में पकड़ लिया। सड़क पर चलते हुए मुझे 7 मिनट हो गए थे और मैंने खिदिरपुर पुल की आधी दूरी पूरी कर ली थी और मुझे दूर रोशनी की एक हल्की झलक दिखाई दी। उसे देखकर मैं सजग हो गया। मेरे कानों में फिर आवाज सुनाई दी, वो आ रहा है, तैयार रहो। रोशनी की वो चमक तेज होती गई। कुछ ही क्षणों में स्पष्ट हो गया कि कोई वस्तु तेज रफ्तार से हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। उसका रंग हमारी तारकोल की सड़क से भी अधिक काला था। कुछ क्षण और बीतने पर साफ दिखाई देने लगा कि वो साइकिल सवार है। मैंने चुपचाप खड़े होकर लिफाफे वाले हाथ को देने की मुद्रा में फैला दिया। मेरे सामने आते हुए साइकिल की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई। मैं सांस रोके खड़ा था। वो अब केवल 25 फीट की दूरी पर रह गया था। मैंने साफ देखा, साइकिल सवार काला सूट पहने है और काला चश्मा पहने मुझ पर अपनी दृष्टि जमाए हुए है। साइकिल की रफ्तार थोड़ी और कम हुई। वो सीधे मेरी ओर बढ़ रही थी। हमारे बीच की दूरी करीब 10 फुट रह गई थी कि एकाएक जोर से साइकिल की घंटी बज उठी और उसी समय मेरे सीने में एक जोर का झटका लगा और मैं लड़खड़ा कर गिर गया। मुझे लगा कि मेरे सीने पर लगी प्लेट टूटकर कई टुकड़ों में हो गई है। और इसके बाद कुछ क्षणों में कई घटनाएं घट गईं। जैसे ही मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा, वैसे ही व्योमकेश उछलकर सामने आ गया।
साइकिल सवार इस बात के लिए कतई तैयार नहीं था कि मेरे पीछे भी कोई होगा। फिर भी उसने व्योमकेश को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाया। व्योमकेश ने उसे झपटकर साइकिल से खींचा और एक खूंखार बाघ की तरह उस पर टूट पड़ा। जब मैं उठकर मदद के लिए आया तो देखा कि व्योमकेश उसके हाथों को पकड़े उससे जूझ रहा है। जब उसने मुझे देखा तो बोला, अजित, मेरी पॉकेट से रेशम की रस्सी निकालकर इसके दोनों हाथों को बांधो, कसकर बांधो। मैंने उसकी पॉकेट से रेशम की रस्सी निकाली और जमीन पर लेटे आदमी के दोनों हाथों को कसकर बांध दिया। व्योमकेश बोला, ठीक है अजित, तुमने इस महानुभाव को नहीं पहचाना? ये है हमारे मित्र प्रफुल्ल रॉय, जो सुबह सुबह हमारे यहां आए थे। और यदि पूरा ही जानना चाहते हो तो सुन लो, ग्रामोफोन पिन रहस्य के प्रणेता भी यही हैं। उसने उस व्यक्ति की आंखों से काला चश्मा हटा दिया। अब इस बात को सुनकर मेरा क्या हाल हुआ यह मैं वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन प्रफुल्ल रॉय एक विषैली हंसी के बाद बोला, व्योमकेश बाबू, अब आप मेरी छाती से हट सकते हैं, अब मैं भाग नहीं सकूंगा। व्योमकेश ने कहा, अजित, इसके दोनों पॉकेट की ठीक से तलाशी लो, कहीं उसमें कोई हथियार ना हो। उसमें जो पॉकेट थी उसमें ओपेरा की एक ऐनक थी, दूसरे में पान की डिबिया थी। मैंने डिबिया को खोलकर देखा, उसमें 4 पान रखे हुए थे। व्योमकेश ने जैसे ही उस पर अपनी पकड़ छोड़ी, वो उठा और बैठे ही बैठे व्योमकेश को एकटक देखता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, व्योमकेश बाबू, तुमने बाजी मार ली, क्योंकि मैं तुम्हारी तेज बुद्धि का सही अनुमान नहीं लगा पाया और ये तुम भाप गए। दुश्मन की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। ये सबक सीखने में मुझे थोड़ी देर हो गई, अब इसका लाभ उठाने का समय नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक हारी हुई मुस्कान तैर गई। व्योमकेश ने अपनी जेब से पुलिस की सीटी निकाली और जोर जोर से बजाई और फिर बोला, अजीत, साइकिल को उठाकर एक और कर दो, जरा सावधानी से। साइकिल की घंटी को हाथ मत लगाना, वो खतरनाक है। प्रफुल्ल राय हंसा, देख रहा हूं कि तुम सभी कुछ जानते हो, गजब की बुद्धि है। मुझे तुम्हारी बुद्धि से ही डर था और इसलिए मैंने आज का जाल बिछाया था। मैंने सोचा था कि तुम अकेले आओगे और हमारा मिलन निजी होगा, लेकिन तुमने सभी जगह मुझे मात दे दी। मैं अब तक अपने आप को अभिनय का सरताज समझता था, लेकिन तुम तो बहुत ऊंचे कलाकार निकले। आज सुबह ही तुमने मुझे बेनकाब करके मेरा दिमाग खाली कर दिया और उल्टे मैं तुम्हारे जाल में फंस गया। मेरा गला सूख रहा है, क्या मुझे पानी मिलेगा? व्योमकेश ने कहा, यहां पानी कहीं नहीं मिलेगा, अब पुलिस स्टेशन में ही पानी पी सकोगे। प्रफुल्ल रॉय ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, सच में कितना बेवकूफ हूं मैं, यहां पानी कहां मिलेगा। वो कुछ देर रुका और पान की डिबिया को लालच भरी निगाहों से देखकर बोला, क्या मैं एक पान खा सकता हूं? मैं जानता हूं पकड़े गए अपराधी की कौन होगा जो पान खिलाएगा, लेकिन इससे कम से कम मेरी प्यास बुझ जाएगी। व्योमकेश ने एक बार मुझे देखा, फिर डिबिया के 2 पान निकालकर उसके मुंह में रख दिए। पान चबाते हुए प्रफुल्ल रॉय बोला, धन्यवाद, तुम चाहो तो बाकी के 2 पान खा सकते हो। व्योमकेश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह व्यग्रता से चारों ओर देखकर पुलिस का इंतजार कर रहा था। थोड़ी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। प्रफुल्ल राय बोला, पुलिस भी अब आने को है, इसलिए अब तो तुम मुझे जाने ही नहीं दोगे। व्योमकेश ने कहा, तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं? प्रफुल्ल राय एक बार फिर पागलों की तरह हंसकर बोला, तो तुमने मुझे पुलिस को सौंपने का निर्णय कर ही लिया है, और नहीं तो क्या। व्योमकेश बाबू, तुम शायद भूल गए, ये एक तेज बुद्धि का व्यक्ति भी भूल कर सकता है। तुम मुझे पुलिस को सौंप नहीं पाओगे। और लड़खड़ाकर वो जमीन पर गिर पड़ा। इतने में एक मोटरसाइकिल भड़बड़ाते हुए आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में एक अफसर कूद कर आया। उसने पूछा, क्या हुआ, मर गया? प्रफुल्ल राय ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और बोला, वाह क्या बात है, आप शायद पुलिस चीफ हैं, लेकिन सर आने में देर कर दी, मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। व्योमकेश बाबू, अच्छा होता कि आप भी पान खा लेते, हमारी यात्रा साथ ही साथ होती। अपने पीछे आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति को छोड़ जाऊं, यह मेरे बर्दाश्त के बाहर है। हंसने की नाकाम कोशिश के बाद प्रफुल्ल रॉय ने आंखें बंद कर ली और उसका चेहरा निष्प्राण हो गया। इसी बीच एक ट्रक लोड पुलिस दल आ पहुंचा और स्वयं कमिश्नर हथकड़ी लेकर आगे बढ़ा। तब तक व्योमकेश मृत व्यक्ति की जांच करके उठ खड़ा हुआ था और बोला, हथकड़ी की जरूरत नहीं है, अपराधी फरार हो गया है।
दूसरे दिन व्योमकेश और मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे। खिड़की से आती ताजी हवा और प्रकाश से कमरे के वातावरण में एक ताजगी थी। व्योमकेश के हाथों में साइकिल की घंटी थी जिसे वो बड़े मनोयोग से देख रहा था। मेज पर एक खुला लिफाफा पड़ा हुआ था। व्योमकेश घंटी के कवर को खोलकर उसके यंत्रों का मुआयना कर रहा था। कुछ देर बाद वो बोला, कमाल का दिमाग था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना लाजवाब यंत्र कोई आविष्कार कर पाएगा। ये स्प्रिंग, इसे देख रहे हो? कितना शक्तिशाली पावर। यही असली यंत्र है। कितना छोटा किंतु कितना खतरनाक और जानलेवा। और ये देख रहे हो, ये छोटा सा छेद, यही बंदूक का काम करता था। और यह घंटी बजाने का ट्रिगर। ये 2 काम करता था, शूट करना और घंटी बजाना। यानी उसको घुमाने पर यह छोटा पिन निकलकर अपने निशाने पर लगेगा और साथ साथ घंटी बजेगी। लोग समझेंगे घंटी बजी, पर असल में उधर से तो गोली चली। घंटी की आवाज स्प्रिंग की आवाज को छुपा लेती थी। याद है, हमने चर्चा भी की थी। एक आवाज दूसरी आवाज को छुपा सकती है, लेकिन जो दुर्गंध फैलती है वो कैसे छिपेगी? उसी दिन मुझे इस व्यक्ति के प्रखर मस्तिष्क का आभास हो गया था। मैंने पूछा, अच्छा व्योमकेश, एक बात बताओ, तुमने ये कैसे अनुमान लगाया कि शरीर में कांटे का सरगना और ग्रामोफोन पिन का हत्यारा एक ही आदमी है? व्योमकेश ने कहा, पहले मैं ये नहीं जान पाया, लेकिन धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये दोनों एक होते गए। देखो, शरीर में कांटे वाला क्या कह रहा है? वो साफ साफ कह रहा है कि यदि आपके सुख और शांति में कोई व्यवधान है तो वो उससे छुटकारा दिला देगा। जाहिर है इसके बदले में उसे एक मोटी रकम देनी होगी। हालांकि इस रकम का कहीं जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन यह भी तय है कि ये काम कोई आदमी दया, पुण्य या परोपकार के लिए तो करेगा नहीं। और अब दूसरी ओर देखो, जितने भी लोग मारे गए वो सभी किसी के सुख में कांटा बने हुए थे। मैं मरने वालों के रिश्तेदारों पर उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि जिस तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता उसका जिक्र भी फिजूल होता है। लेकिन कोई इस बात को नोट किए बिना नहीं रह सकता कि जितने लोगों की हत्या हुई वे निसंतान थे और उनके धन संपत्ति को पाने वाला कुछ केसों में उनका भतीजा या दामाद था। क्या आशु बाबू और उनकी रखेल स्त्री का किस्सा हमें संकेत नहीं देता कि उन दोनों का दिमाग किस दिशा में काम कर रहा था? अच्छा, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि ये दोनों केस शरीर में कांटा और ग्रामोफोन पिन देखने में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों एक साथ फिट भी हो जाते हैं। जैसे गुलदस्ते के 2 टुकड़े उसके गोल छेद में थोड़े प्रयास के बाद आसानी से फिट बैठ जाते हैं। एक दूसरी बात जो शुरू से मेरे दिमाग में खटकी थी वो थी पहले के नाम और दूसरे के काम में समानता। एक और शरीर में कांटे का वर्गीकृत विज्ञापन और दूसरी ओर कांटे जैसी वस्तु के हृदय में घुसने से मरते लोग। क्या तुम्हें एहसास नहीं होता कि दोनों में कोई समानता है? मैंने उत्तर दिया, शायद लगा हो, पर मुझे उसमें कुछ सुझाव ही नहीं दिया। व्योमकेश ने व्यग्रता से सिर हिलाते हुए कहा, यह सब कुछ जमा करके एक एक घटाते जाने की प्रक्रिया से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। इसका एहसास मुझे आशु बाबू का केस लेने के बाद ही हो गया था। समस्या केवल अपराधी की पहचान की थी और यहीं आकर प्रफुल्ल राय का दिमाग सामने आता है। उसकी चालाकी बेमिसाल थी। जिन लोगों ने हत्या के लिए पैसे दिए वे तक नहीं जान पाए कि वो कौन है और वो काम कैसे करता है। उसकी तुरुप चाल यही थी कि वो कैसे पर्दे को पर्दे में छिपाए रखे। मैं नहीं जानता कि मैं कभी उसका पता लगा भी सकता था या नहीं, जब तक कि वो खुद चलकर मेरे घर में नहीं आया। देखो, इसको इस प्रकार समझो, जब तुम उसके आमंत्रण पर लैंप पोस्ट पर खड़े थे तो तुम्हारे आचरण से उसको कुछ संदेह जरूर हुआ था। फिर भी उसने जुआ खेला और वो चिट्ठी तुम्हारे पॉकेट में डाल दी और अपना संदेह मिटाने के उद्देश्य से तुम्हारा पीछा भी किया। लेकिन जब तुम आधे कलकत्ता का चक्कर लगाकर घर में घुसे तो वो जान गया कि तुम मेरे ही दूत हो। वो पहले ही जान गया था कि आशु बाबू का केस मेरे हाथ में आ गया है, इसलिए उसे पूरा विश्वास हो गया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसकी जगह कोई और होता तो अपनी योजना छोड़कर भाग खड़ा होता। परंतु प्रफुल्ल रॉय अपनी जिद के कारण मेरे पास आया ताकि वो पता कर सके कि मैं कितना कुछ जानता हूं और शरीर में कांटे के केस में क्या करना चाहता हूं। ये करके वो कोई जोखिम नहीं उठा रहा था, क्योंकि मेरे लिए यह पता करना असंभव था कि शरीर में कांटे और ग्रामोफोन पिन दोनों रहस्यों का प्रणेता वही है, और यदि मैं जान भी लेता तो मैं किसी भी सूरत में उसको अपराधी नहीं
ठहरा सकता था और यहीं आकर उसने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, मैंने पूछा। वो ये कल्पना नहीं कर पाया कि सुबह से मैं उसका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं ये जान गया था कि इन सब की जानकारी लेने के लिए वो मेरे पास जरूर आएगा। तुम जान गए थे तो तुमने पकड़वाया क्यों नहीं, मैंने पूछा। व्योमकेश बोला, देखो कर रहे हो ना बड़म जैसी बात। अरे अजीत, यदि उस समय मैं उसको पकड़वा देता तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती, क्योंकि मेरे पास ऐसा क्या कोई सबूत था कि जिसके बल पर मैं उसे हत्या का अपराधी ठहरा सकता था। मेरे पास उसे पकड़ने का एक ही रास्ता था और वो था कि मैं उसको रंगे हाथ पकड़ूं, और यही मैंने किया। जरा सोचो, हम लोग सीने पर प्लेट बांधकर रात में क्या करने गए थे। जो भी हो, मेरे से बात करके प्रफुल्ल रॉय जान गया कि मुझे अब सब कुछ पता लग चुका है। केवल ये नहीं जान पाया कि मैंने उसके मस्तिष्क को पढ़ लिया है। उसने फैसला कर लिया कि मुझे अब जिंदा छोड़ देना उसके लिए खतरनाक है, और इसलिए उसने मुझे उस रात रेसकोर्स की सड़क पर चलने के लिए आमंत्रित किया। वो जान गया था कि मैंने उस दिन तुम्हें भेजकर उसे गच्चा दिया था, और इसलिए इस बार मैं स्वयं ही आऊंगा। तो भी एक बात को लेकर उसके मन में अब भी संशय था कि यदि मैं अपने साथ पुलिस को ले जाऊं तो, इसलिए जाते समय उसने पुलिस का जिक्र किया था। लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस की बात को लेकर मैं क्रोधित हो गया, तब उसे इत्मीनान हो गया कि पुलिस नहीं आएगी, और मन ही मन उसने मुझे मरा हुआ मान लिया। बेचारा नटवरलाल एक छोटी सी चूक में फंस गया। इसका अफसोस उसने मरते समय भी प्रकट किया और माना कि उसे मेरी प्रखरता को कम करके नहीं आंकना चाहिए था। फिर व्योमकेश थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और कुछ आधे मिनट के बाद बोला, क्या तुम्हें याद है जब आशु बाबू यहां पहली बार आए थे, तब मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने अपने सीने में झटका लगने के बाद क्या कोई ध्वनि या आवाज सुनी थी। उसने कहा था कि साइकिल की घंटी। उस समय मैंने इस बात पर अधिक गौर नहीं किया। यही एक बड़ी पहेली थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जब मैंने शरीर में कांटे का पत्र पढ़ा तो तुरंत इसका हल मिल गया। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि मुझे पत्र में केवल एक ही शब्द मिला है, वो है बाइसिकल। आश्चर्य होता है कि मैंने साइकिल पर पहले क्यों ध्यान नहीं दिया। दरअसल आज मैं जब सोचता हूं तो मुझे साइकिल के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि इतनी आसानी से निशंक हत्या का अन्य कोई उपाय मुमकिन ही नहीं है। आप सड़क पर चल रहे हैं, एक साइकिल सवार सामने से आता है, वो आपको एक और हो जाने के लिए घंटी बजाता है और चला जाता है। आप सड़क पर गिर जाते हैं या कहिए कि मर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति साइकिल सवार पर संदेह नहीं करता, क्योंकि उसके दोनों हाथ हैंडल को पकड़े थे, वो हत्या कैसे कर सकता है। इसलिए दूसरी बार कोई उसे देखता भी नहीं कि वो कहां गया। केवल एक बार तुम्हें याद हो, पुलिस ने अपनी चौकसी दिखाई थी। पिछले शिकार केदार नंदी की मृत्यु पुलिस मुख्यालय के सामने लाल बाजार क्रॉसिंग पर हुई थी। जैसे ही सड़क पर गिरकर मरे, पुलिस ने सभी ट्रैफिक जाम कर दिया और घटनास्थल पर उपस्थित हर व्यक्ति की जांच और तलाशी ली गई। लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला, और मुझे लगता है कि प्रफुल्ल राय भी वहां भीड़ में मौजूद था और उसकी भी तलाशी ली गई, और उसने मन ही मन ठहाका भी लगाया होगा, क्योंकि किसी पुलिस सिपाही के दिमाग में साइकिल की घंटी को जांचने का प्रश्न ही नहीं उठा। इतना कहकर व्योमकेश घंटी को हाथ में लेकर बड़े चाव से निहारने लगा। इतने में हवा का झोंका आया और मेज पर रखा लिफाफा उड़कर मेरे पांव के पास गिर गया। मैंने उसे उठाकर मेज पर रखते हुए कहा, तो अब पुलिस कमिश्नर महोदय का क्या कहना है? और बहुत कुछ, व्योमकेश बोला। पहले तो उसने पुलिस और सरकार की ओर से धन्यवाद दिया और बाद में प्रफुल्ल रॉय की आत्महत्या पर शोक प्रकट किया। यद्यपि उन्हें इससे तो खुश होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे सरकार का सारा श्रम और खर्च बच गया। जरा सोचो, उस पर मुकदमा चलाने और फांसी चढ़ाने में कितना श्रम, शक्ति और खर्चा हो जाता। खैर, जो भी हो, एक बात पक्की हो गई है कि जल्दी ही सरकार की ओर से मुझे पुरस्कार मिल जाएगा। कमिश्नर साहब ने कहा है कि उन्होंने मेरे पिटीशन को तुरंत कार्रवाई करके अनुमोदित करने की सारी व्यवस्था कर ली है। प्रफुल्ल रॉय की लाश की पहचान अभी नहीं हो पाई है। ज्वेल इंश्योरेंस के कर्मचारियों ने लाश देखकर इनकार कर दिया कि ये व्यक्ति प्रफुल्ल राय है। उनका प्रफुल्ल रॉय इस समय काम के सिलसिले में जैसोर गया हुआ है। तो ये साफ है कि हत्यारा प्रफुल्ल रॉय का नाम प्रयोग में लाता था। इसका वास्तविक नाम क्या है ये अभी पता नहीं चला है। खैर, मेरे लिए तो वही प्रफुल्ल रॉय है। और अंत में कमिश्नर ने एक दुख का समाचार दिया है कि ये घंटी मुझे पुलिस को दे देनी होगी, क्योंकि अब यह सरकार की संपत्ति हो गई।
मैंने हंसकर कहा, मुझे तो लगता है कि तुम इस घंटी के दीवाने हो गए हो, तुम देना नहीं चाहते, क्यों, है ना यही बात? व्योमकेश ने भी हंसते हुए कहा, हाँ सही बात है, यदि सरकार मुझे 2000 के पुरस्कार के बदले में ये घंटी दे दे तो मुझे खुशी होगी। फिर भी मेरे पास ये प्रफुल्ल रॉय की एक यादगार है। वो क्या है? अरे तुम भूल गए? अरे वो 10 रुपए का नोट, मैं उसे जड़वाऊंगा। वो रुपए मेरे लिए अब 1000 रुपए से भी ज्यादा का है। व्योमकेश ने जाकर घंटी को अपनी अलमारी में रखा और ताला लगा दिया। जब वो वापस आया तो मैंने पूछा, व्योमकेश अब तो बताओ, बिल्कुल सच सच बताना, क्या तुम जानते थे कि पान में जहर था? व्योमकेश कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर बोला, देखो, जानकारी में और अज्ञान के बीच का कुछ भाग अनिश्चय का होता है, जिसे हम संभावना का क्षेत्र कह सकते हैं। फिर कुछ ही देर बाद बोला, क्या समझते हो, क्या यह उचित होता कि यदि प्रफुल्ल रॉय की मृत्यु एक साधारण अपराधी की तरह होती? मैं नहीं समझता। इसके विपरीत उसका अंत बहुत मौजूद था। उसने ये दिखा दिया कि हाथ पैर बंधे एक अपराधी के रूप में भी उसने कितने सहज रूप से मृत्यु का वर्ण किया। क्या वो कम कलाकार था? मेरे पास इसका उत्तर नहीं था, क्योंकि एक सत्यान्वेषी के मन में अपने अपराधी के लिए कब और कहां प्रशंसा और सहानुभूति पैदा होती है, इस दुर्गम मार्ग की कल्पना करना मेरे लिए आसान नहीं था। पोस्टमैन! आवाज सुनते ही हम दोनों ने उत्सुकता से आगंतुक को देखा। व्योमकेश के नाम रजिस्टर्ड पत्र था। उसने पत्र लेकर खोला, उसके हाथ में एक रंगीन शीट दिखाई दी, जिसे उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने देखा आशु बाबू की ओर से भेजा गया 1000 रुपए का चेक था। तो ये कहानी जो आप सुन रहे थे, ये थी व्योमकेश बख्शी के कारनामों में से ग्रामोफोन पिन का रहस्य, इसका शीर्षक था। इस कहानी के लेखक थे शरदेंदु बंदोपाध्याय, और बहुत फेमस, बहुत मशहूर कहानी रही है जासूसी अपने जमाने की। बहुत चाव से लोग इसको खरीद के इन किताबों का इंतजार करते थे और पढ़ते थे। और ये आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। हमारी कहानियां आपको अच्छी लग रही हैं, आपको मजा आ रहा है, अच्छा साहित्य हम आपको पढ़ा रहे हैं, सुनवा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को सुनाइए, बच्चों को सुनाइए और हमें अपना समर्थन दीजिए। नमस्कार।